कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी न्यू ईयर सबको। पहले तो रूपाली प्रणाम रूपाली जी मैम। आप। प्रणाम प्रणाम। हैप्पी न्यू हैप्पी ईयर न्यू मैम ईयर। आपको। हैप्पी न्यू ईयर मैम हैप्पी बाबू। न्यू ईयर नमस्कार। मैम। क्लियर मैम। प्रणाम। प्रणाम मैम। हैप्पी न्यू ईयर। प्रणाम प्रणाम नववर्ष की नितिन जी। हैप्पी न्यू ईयर सबको आपको मैम। भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको शुभकामनाएं इस नववर्ष की। आपके लिए बहुत शुभ हो। ये सूर्य देवता की कृपा बनी रहे। ये साल सूर्य का है। इंग्लिश कैलेंडर से सूर्य का है। वैसे तो अभी नव संवत्सर आएगा तब उसकी बात अलग करेंगे, लेकिन वैसे सूर्य का है। तो सूर्यदेव की कृपा सबके हम ऊपर बनी कैसे रहे। हैं? मैं बिल्कुल ठीक। सबको नेम फेम और प्रसिद्धि और जो चाहे वो मिले। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है हैप्पी न्यू ईयर रोशनी जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की आप। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मकर संक्रांति। तो वैसे तो क्लासेस थी तो मैं अलग अलग भी बता देती, लेकिन वो आज मकर संक्रांति का ये स्पेशल मेरा मतलब आप लोगों से बात करने का रीजन ही ये था, क्योंकि ये जो 2026 है वो सूर्य का साल है ना। अगर आप 2026 को टोटल करेंगे तो वन वन नंबर आएगा। और वन नंबर किसका है? वन नंबर जो है सूर्य का है। तो सूर्य के लिए, और ये जनवरी में, क्योंकि जो मकर संक्रांति है वो 15 तारीख की है इस बार। तो पहले तो आप लोगों को ये मालूम है कि मकर संक्रांति क्या होती है, और मकर संक्रांति मतलब हम लोग संक्रांति कैसे देखते हैं। आपको पूर्णिमासी अमावस्या तो मालूम है, हर महीने में चंद्र से पूर्णिमासी और अमावस्या आती है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि हम लोग जो संक्रांति देखते हैं वो संक्रांति का मतलब क्या है? और जो, क्योंकि सब लोग एस्ट्रोलॉजर ही हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सूर्य संक्रांति से भी बहुत कुछ प्रिडिक्शन होता है। तो आप लोगों को मालूम है क्या, जो संक्रांति है वो हर महीने आती है। और जो ये सूर्य संक्रांति जो है वो सबसे बड़ी संक्रांति है, जो मकर संक्रांति जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य उत्तरायण होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मालूम है, आप अपनी हॉरोस्कोप में कैसे देखेंगे कि जो है ये संक्रांति को हम कैसे देखते हैं, ये मालूम है? किसी ने एक बार उस पे भेजा भी था ना, उसकी डेट्स भेजी थी ना। मैंने भेजी थी मैम। आपने भी एक बार दोबारा से आप इस ग्रुप पर भेज सकते हैं क्या? हाँ जी, नहीं तो भेज वो रहा मेरे हूँ। को एक्चुअली शेयर करना नहीं आएगा। अगर आप भेज भेज रहा हूँ। सकते हैं तो भेज दीजिए, इसी ग्रुप पर भेजिएगा। पर एक्चुअली आप इस ग्रुप पर कैसे भेजेंगे? आप उस पर भेज दीजिए, जो हमारा एस्ट्रोलॉजी वाला ग्रुप है ना, उस पर भेज दीजिए। मैम भेज चैट्स रहा पे भी शेयर कर सकते हैं, अनुराग जी, अगर पॉसिबल हो तो आप चैट पे डाल देना। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये क्या है, मकर संक्रांति, इसको हम लोगों ने मकर संक्रांति बोला। लेकिन जैसे हर महीने पूर्णिमासी और अमावस्या आती है, ऐसे ही हर महीने संक्रांति आती है। सूर्य संक्रांति होती है, उसको वो कैसे देखते हैं आप अपनी हॉरोस्कोप में? वैसे तो इन्होंने डेट्स डाली है, पर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको भी लिखवा दूंगी। वो जो सूर्य संक्रांति की डेट होती है, 14, 15, 16, ये जो बीच की डेट्स होती हैं, इस समय सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। तो उस दिन जो होता है वो पर्टिकुलर सूर्य संक्रांति होती है, वैसे फिक्स होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे चंद्रमा की जो तिथि है वो कभी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है। आप वो देखते हैं ना, जो आपका पंचांग में आप देखते हैं कि आज कोई तिथि बढ़ गई तो आज दो पूर्णिमा हो गई, दो करवा चौथ हो गई। इस तरह से आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है ना कभी कभी, कि दो त्योहार हो गए। कोई उदया तिथि से मानता है, कोई मतलब पहले दिन से मानता है। तो इसी तरह कभी थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, पर फिक्स होता है कि कौन सी संक्रांति किस महीने में किस दिन आई। तो ये जो पूरा क्या होता है, ये सूर्य का चक्र घूमता है, क्योंकि सूर्य क्या है, पूरा ब्रह्मांड में ऐसे राउंड लगाते हैं और उन्हीं के चारों तरफ सारे प्लेनेट घूमते हैं। तो जो सूर्य संक्रांति होती है, तो अगर किसी को कोई किसी का गवर्नमेंट का काम है, किसी का कोई मतलब कोई हायर अथॉरिटी से काम है, नेम फेम का काम है, तो उसको सूर्य संक्रांति पर कुछ भी चीजों का डोनेशन, सूर्य संक्रांति पे मेन डोनेशन, क्योंकि जो सूर्य पुत्र थे वो कौन थे? कर्ण थे। तो वो क्या करते थे? डोनेट करते थे। तो सूर्य संक्रांति वाले दिन आपको डोनेट, आप पूर्णिमासी अमावस्या को करें या ना करें, लेकिन सूर्य संक्रांति पर आपको डोनेशन जरूर करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, अब जैसे इसमें एक चीज और होती है, जैसे आप लोग ये देखते हैं ना, जिसका जन्म 16 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच हुआ है, आप समझ रहे हैं, जिसका जन्म, तो वो प्रिडिक्शन अलग होते हैं। तो वो सिंपल होता है, वो आपको कैसे देखना है? तो आपको वो कैसे देखना है कि जो सूर्य आपका जिस राशि में होगा, सूर्य राशि, एक चंद्र राशि होती है, एक लगन राशि होती है,
एक सूर्य राशि होती है, एक लगन राशि होती है, एक चंद्र राशि होती है। तो अभी तक हम किसकी बात करते थे? आपकी चंद्र राशि की और लगन राशि की बात करिए। शायद मैंने सारी क्लासेस में सूर्य राशि की तो बात करी ही नहीं है। सूर्य राशि वो होती है जिस राशि में आपका चंद्र होता है। सूर्य राशि क्या होगी? सॉरी सॉरी, जिस राशि मैम में आपका सूर्य होगा, जिस राशि में आपका सूर्य होगा वो आपकी सूर्य राशि होगी, है ना। तो जो जो वो वाला प्रिडिक्शन होता है ना कि जैसे क्योंकि ये 15 तारीख से 15 तारीख के बीच में रहता है जो सूर्य होता है, सूर्य का जो ट्रांजिट है वो 15 तारीख से 15 तारीख के बीच में, मान लीजिए कभी 14 को हो जाता है, कभी 16 को। वैसे आप लोग कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है अगर आपको सूर्य संक्रांति के बारे में जानना। और अगर किसी को समझ में नहीं आए तो वो एक बार प्लीज मुझसे पूछ सकता है। अब ये देखिए, अभी इस समय ये बाहर ट्रांजिट के प्लेनेट है, ये इस जिसकी हॉरोस्कोप है उसके अंदर के प्लेनेट है। अभी सूर्य कौन सी राशि में चल रहे हैं? धनु राशि है मैम। धनु राशि में चल रहे हैं, है ना। अब हम इसको आगे करेंगे, ठीक है। 14 तारीख तक सूर्य धनु राशि में ही है। ये देखिए, ये इसमें 16 दिखा रहे हैं, लेकिन वैसे 15 तारीख को ये यहाँ आ गए, लेकिन ये 14 16 नहीं है, 15 को आ गए। क्योंकि सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का फर्क होता है, किसी सॉफ्टवेयर में मतलब थोड़ा स्लो चलते हैं, किसी में डिग्री का फर्क हो जाता है, वो मीन नोड और ट्रू नोड का फर्क आ जाता है। तो अब ये देखिए, ये धनु राशि में आ गए, सॉरी मकर राशि में आ गए अब ये सूर्य, जी ठीक है। ये देखिए, इसमें 14 को दिखा रहे हैं पर ये आए 15 को, है ना। 15 को आ गए, तो सूर्य मकर राशि में आ गए। तो ये कब आए, कब आए अनुराग जी? 14 15 जनवरी को आए, 15 जी मैम। है ना। 15 जनवरी को आए, है ना। तो ये अब 13 14 15, एक्चुअली इसमें फिक्स में आपको इसलिए नहीं लिखवा सकती क्योंकि जो मेरे पास चार्ट है उसमें 13 14 को लिखा हुआ है, लेकिन अब की बार ये 15 तारीख को आए। तो 13 14 15 ये वाली जो मेन पीरियड होते हैं, इसमें जो सूर्य जो है ना अपनी राशि चेंज करता है। तो अब जैसे मान लीजिए इनकी धनु राशि है, धनु राशि में इनके सूर्य हैं। तो अब आप क्या बोलेंगे कि अब ये धनु राशि में जब सूर्य आएंगे तो आप क्या बोलेंगे कि इनका जो सूर्य राशि में जो वो प्रिडिक्शन होता है ना इंग्लिश में, कि सूर्य इस राशि से इस राशि में रहेंगे तो आपको ये फल मिलेगा। आपको मालूम है वो प्रिडिक्शन आपने देखा है कहीं नहीं, या नहीं? मैम टीवी पे या मतलब जो मैगजीन्स वगैरह आता है उसके पीछे लिखा रहता है लिखा रहता है ना कि कि सूर्य जो है, हाँ जी। अब वो कैसे, अब जैसे धनु राशि में, तो धनु राशि में क्या होगा कि कब से आएंगे? 16 दिसंबर से आएंगे, और कब तक रहेंगे? 14 एक 14 मंथ जनवरी तक रहेंगे। तो अब तो आप क्या बोलेंगे कि अगर किसी की धनु राशि में सूर्य है, तो आप क्या बोलेंगे कि इसके लिए कौन सा पीरियड हमें चेक करना है? दिसंबर से जनवरी तक। वृश्चिक संक्रांति के बाद वाला पीरियड। हाँ, धनु राशि में है, तो इसका वो आपको इससे ये थोड़े से आपको एक दो बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। तो आपको उसके लिए कौन सा कैसे देखना है? जहाँ आपकी सूर्य राशि बैठी हुई हो उस समय सूर्य जो है उस महीने जहां से गोचर करता है वहां से आपको उसका पीरियड पता चलता है। सिंपल, फिर बताती हूँ अनुराग जी, इसमें कंफ्यूज मत होइए। आपने चार्ट भेजा जी मैम। है ना। आपने भेजा है जैसे मेष राशि में 13 14 अप्रैल में, ये 14 अप्रैल से और 13 अप्रैल से और 14 मई तक किस में रहते हैं? सूर्य मेष राशि में रहते जी मैम। हैं, है ना। तो जब भी, तो मान लीजिए आपके सूर्य मेष राशि में है, और आपको अगर इंग्लिश कैलेंडर से प्रिडिक्शन करना है तो आप कैसे देखेंगे कि आपके सूर्य जो है किस राशि में आएंगे? मेष राशि में, मेष। है ना। तो जब मेष राशि में आएंगे तो वो होता है ना कि इसमें इतना प्रिडिक्शन सीखने की जरूरत नहीं, मैं तो एक आपको बता रही हूँ कि आपको कोई, जब आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो किसी चीज को देखकर कंफ्यूज ना हो, है ना। जैसे आपके सूर्य किस राशि में है अनुराग जी? मेरे 5वीं राशि में, मतलब 17 अगस्त का जन्मदिन है मैम, तो 5वीं नहीं, राशि में। आपके ये बताइए कौन सी राशि में है आपके? 5वीं राशि में, सिंह 5वीं राशि। राशि कौन सी हो गई? सूर्य की सिंह। राशि हो गई, जी मैम। सिंह राशि हो गई। तो सिंह राशि हो गई, तो आपको आपके जो आपकी सूर्य राशि से आएंगे वो कब आएंगे? अगस्त में आएंगे, जी मैम। है ना। तो अगस्त से लेके 16 अगस्त से लेके और 16 सितंबर तक, या 17 अगस्त से लेके 17 सितंबर तक आपका जो पीरियड होगा वो आपके लिए, जो इसको मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी बोल लीजिए, सूर्य संक्रांति से बोल लीजिए, जो प्रिडिक्शन होता है, तो वो आपको सितंबर का महीना देखना है। जी मैम। तो मैम इस तरह मतलब से
मैम मतलब जी। मोटा मोटा जब सूर्य नेटल चार्ट के ऊपर से ट्रांजिट करेगा तो जब वो यस। अपने जो इफेक्ट्स हैं यस। वो ज्यादा प्रबल तौर पे दे पाएगा। यस, तो वो जो वो वाले जो प्रिडिक्शन होते हैं ना वो। अब इसमें एक और चीज होती है, खैर वो मैं अभी आपको इसके बाद बताऊंगी, क्योंकि पहले हम अच्छा। अब दूसरा, अब इस समय जो सूर्य जो है मकर राशि में आएंगे, है ना। अब आप ये देखिए कि ये बोला जाता है, पहले तो इस चीज को कंफ्यूजन को दूर करिए। ये बोला जाता है कि जो सूर्य शनि शत्रु हैं, या आप लोगों को अगर थोड़ी बहुत भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो सबने सुना होगा कि सूर्य शनि शत्रु हैं, जी मैम। है यस ना। मैम। शायद में उससे किसी ने कहा भी था कि सूर्य शनि तो शत्रु हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा कि ये आपस में अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन लेकिन अब एक बात बताइए कि जो ये पूरी संक्रांति है, जो 12 संक्रांति हैं, उसमें सबसे बड़ी संक्रांति कौन सी होती है? मकर। मकर संक्रांति होती है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि सूर्य जो है दिग्बली, जो सूर्य का सबसे ज्यादा प्रभाव है, वो कौन से घर में रहता है? 10वां घर। 10वें घर में रहते 10वें हैं, घर में। 10वें घर में रहते हैं। 10वें घर में रहता है, यानी कि शनि के घर में रहता है। और वहां पर सूर्य दिग्बली होते हैं। तो जब मकर संक्रांति आती है तो सूर्य वहां से गोचर करते हैं, क्योंकि वह दिग्बली होते हैं। दिग्बली क्यों होते हैं? क्योंकि आप सूर्य को, क्योंकि पूरे दिन सूर्य घूमते हैं। तो 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, 12 से 2 के बीच में सूर्य कहाँ रहते हैं? 10th हाउस में रहते हैं। तो इन्हें दिग्बली माना जाता है। हर घर में दिग्बली होते हैं, वो मैं बता भी चुकी हूँ, नहीं तो एक बार बात क्लास में रिपीट कर दूंगी। तो यहाँ पे सूर्य दिग्बली होते हैं। अब एक बात बताइए कि शन और जो सबसे बड़ी संक्रांति होती है, क्योंकि सूर्य यहीं से उत्तरायण होते हैं, यानी कि सारे शुभ कार्य शुरू होते हैं हमारे। उम, उससे पहले क्या होता है? अब आप एक बात देखिए, हाँ, जो सूर्य जब 9वीं राशि में होते हैं, तो सूर्य और गुरु तो मित्र है ना, यस। है जी। ना। अब आपको ये मालूम है कि खर मास किसको बोलते हैं? मैम पुरुषोत्तम मास जो होता है पुरुषोत्तम मल नहीं, मास। पुरुषोत्तम नहीं, हर मास, हर वो मास। मैम वो आपने बताया था जब सूर्य अभी जो स्लो चल हो रहा है जाते मैम, हैं। दिसंबर में मैम, हर मास दिसंबर में। में जब आता है। हाँ, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। हर मास क्या होता है? सूर्य जो है ना, ऐसे पूरे हमेशा 24 घंटे चलते रहते हैं। मतलब सूर्य को एक ये ब्रह्मा जी ने बोला था कि आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है। अब जब ये पूरा, जब यहाँ तक आधे हाउसेस तक आ जाते हैं, 8वां घर वैसे भी मृत्यु भाव है, 8वीं राशि में आ जाते हैं। तो जब धनु राशि में आते हैं, तो धनु राशि धर्म की राशि है। अब ये बोलना चाहिए। और फिर इसी राशि में आके जो खरमास होता है ना, वो महीने से नहीं देखा जाता है, वो सूर्य संक्रांति से देखा जाता है। जब सूर्य धनु राशि में आते हैं और धनु राशि से मकर राशि तक 1 महीने रहते हैं, वो खर मास होता है। उसको बिल्कुल भी कोई महीने से मत जोड़ी। किसी ने बोला था ना, अभी किसी ने महीने का नाम लिया था कि ये माघ का महीना है, उसमें खरमास नहीं। वो कभी भी किसी महीने से नहीं जोड़ता है। जब सूर्य धनु राशि में आते हैं और धनु राशि से मकर राशि में 1 महीने रहते हैं, तो खरमास होता है। वो क्यों होता है? उसका रीजन ये है कि सूर्य चलते चलते, सूर्य की गति इतनी ज्यादा तेज होती है, क्योंकि दिन रात 24 घंटे चलते रहते हैं। तो जब 9वीं राशि में, धनु राशि में आते हैं, तो उनको क्या लगता है कि भाई अब, मतलब उनको दया आ जाती है कि मेरे घोड़े इतना काम कर रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि धनु राशि में आने पे वो अपने घोड़ों को आराम दे देते हैं। वो क्या करते हैं, उन्हें कुछ सेकंड के लिए वहां रोकते हैं, और वहां पे वो अपने साथ गधों को ले लेते हैं कि भाई क्योंकि मेरे को तो चलना ही है। तो क्या होता है, जब तो जो सारे शुभ कार्य वो क्या है, सूर्य की गति से ही तो होते हैं हमारे सारे सारे काम। तो इसीलिए वो खरमास बोला जाता है। खर मतलब होता है गधा। कि उस समय जो सूर्य देव है ना, एक तो गधों की बुद्धि आपको मालूम है कैसी होती है, और गधे कोई बहुत पॉजिटिव जानवर नहीं है। तो इसीलिए उस समय जो सूर्य की, अगर इसको सिंपल भाषा में समझें, तो उस समय ज्योतिष के हिसाब से सूर्य की गति बहुत कम हो जाती है, इसीलिए कोई शुभ कार्य नहीं होते। फिर क्या होता है, जैसी मकर राशि में आते हैं, मकर राशि में आने पर उत्तरायण होते हैं, और उसके बाद में सारे शुभ कार्य करने, संक्रांति के बाद से ही सारी शादियां शुरू हो जाती हैं, सारे शुभ कार्य। बल्कि हमारे पास तो कोई कहता है हमें गाड़ी खरीदनी है, हमें घर घर लेना है, जमीन की रजिस्ट्री, हम बिल्कुल मना कर देते हैं। इस समय सूर्य जो है ना बहुत स्लो चल रहे हैं। सूर्य जो है अपना रिजल्ट ही नहीं दे पाएंगे। सूर्य रिजल्ट नहीं दे पाएंगे तो आपका कोई भी काम शुभ आपको फल नहीं देगा। तो इस समय आप कोई नहीं करें। ये महीने से नहीं जोड़ा जाता है, ये हमेशा सूर्य की गति से जोड़ा जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दिसंबर में सूर्य जैसी धनु राशि में प्रवेश होते हैं, अगर आपसे, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर है ना, कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो जैसी सूर्य धनु राशि में प्रवेश होते हैं, आपको तुरंत बोलना है खर मास शुरू हो गया है, अब कोई शुभ काम नहीं हो। महीने से नहीं, सूर्य संक्रांति से जोड़ते हैं खरमास।
मैम जैसे मीन के बाद में भी एक बार खरमास आता है, जब मीन में सूर्य जाते हैं और मीन से जब मेष तक ट्रांजिट करते हैं, उसके बीच में भी आता है क्या? वो नहीं, हर मास केवल इसी महीने आता है। मैम मैम एक क्वेश्चन था मेरा। जैसे कई बार कहते हैं कि तारा डूबा हुआ है, तो खड़मास और तारा डूबा हुआ एक ही नहीं, बात है या वो अलग चीज है? नहीं, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तारा डूबा भी बता देती हूँ आपको। तारा डूबा मतलब होता है कि जब गुरु और शुक्र अस्त होते हैं। ओके। गुरु और शुक्र कब अस्त होते हैं? जब वो सूर्य के पास आ जाते हैं, डिग्री वाइज बिल्कुल क्लोज होते हैं, 2 डिग्री आगे 2 डिग्री पीछे, अब वो अस्त माना जाता है। अब वो उस समय भी क्या होता है, शादी विवाह जैसे शुभ कार्य नहीं होते हैं, क्योंकि ये बोला जाता है कि सूर्य जो है ना, जैसे आप सूर्य की छांव में खड़े होते हैं, सूर्य के सामने खड़े होते हैं तो आपकी छांव पड़ती है। तो ये क्या करता है, सूर्य अपनी छांव से इन प्लेनेट को ढक लेता है, तो अपने ये रिजल्ट नहीं दे पाते। मतलब शुक्र क्या है, रिलेशनशिप है, पैसा है, जुपिटर आपके खुशी के हैं। तो तारा डूबना बिल्कुल अलग है, खरमास बिल्कुल अलग। मैम ये खड़ है या खर है? खर खर, ख और र। खा और रा, हाँ, खरमास बोलते हैं, खड़ नहीं, खरमास। मैम स्लो होने से क्या रिलेशन है कि कोई शुभ काम नहीं होते? मैम देखिए, क्योंकि सूर्य की गति क्या है, कॉन्स्टेंटली चलती है। जैसे सूर्य एक घर में 30 डिग्री के रहते हैं, है ना। देखिए, तो 30 डिग्री के क्या है, एक एक डिग्री करके, मतलब डेली उनकी चाल आप बाकी प्लेनेट की देखिए और सूर्य की देखिए, तो सूर्य की चाल है ना, निरंतर 1 1 डिग्री डेली चलते हैं। मतलब आप एक, क्योंकि एक घर में 1 महीने रहते हैं, तो क्या होता है, वो थोड़ा सा एक्चुअली सूर्य रेट्रोग्रेड तो दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य कभी आपको वक्रीय दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ये महीना ऐसा होता है कि सूर्य की गति कभी कभी थोड़ी पीछे हो जाती है, उल्टी हो जाती है। वो भी मैंने आपको बताया था कि जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट की जो दशा होती है, या रेट्रोग्रेड प्लैनेट कभी अच्छे फल नहीं देते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो आप इसको इसी तरह मानिए कि सूर्य जो है उस समय रेट्रोग्रेड। जी मैम। ठीक है। तो अब अच्छा, अब दूसरा, अब जैसे मैंने बोला कि सूर्य जो है मकर राशि में आते हैं, तो यहीं पे वो दिग्बली होते हैं, और ये शनि का घर है। ये बोला जाता है कि वो अपने पुत्र से मिलने आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब सूर्य और शनि का मिलन होता है, या किसी की पत्रिका में सूर्य और शनि बैठे होते हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। अगर किसी का गवर्नमेंट का एग्जाम होना है, या गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, कि जहां पे उसका नेटल चार्ट में सूर्य बैठा हुआ है, उसके ऊपर से शनि का ट्रांजिट हो रहा हो, या शनि उसको देख रहे हैं, तब उसका गवर्नमेंट का काम पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सूर्य शनि क्या दिखाते हैं? सूर्य जो है आपका नेम फेम है, शनि आपका काम है, सूर्य आपका गवर्नमेंट है, सूर्य आपके पिता हैं। क्या होगा कि इनके आपसे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है, आपको कोई नेम फेम बनाना है, कि काम में आपका नाम, जब तक सूर्य शनि का योग नहीं होगा तब तक आप अपने काम में नाम नहीं बना पाएंगे। तो सूर्य शनि का जो योग होता है वो बिल्कुल नेगेटिव नहीं होता है। सूर्य कौन होता है? आपका जो मेल चाइल्ड होता है वो होता है। सैटर्न क्या होता है? कर्म होता है। अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड नहीं है, सैटर्न डेबिलेटेड नहीं है, खराब नहीं है, तो सूर्य शनि आपके पुत्र को बहुत नाम मिलता है। वो, हाँ, थोड़ा सा ये तो मैं कह सकती हूँ कि धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस होगी, लेकिन जो प्रोग्रेस होती है वो बहुत बहुत हाइट पे जाता है सूर्य शनि के। तो सूर्य शनि का योग कभी भी गलत नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सूर्य की सबसे बड़ी जो संक्रांति होती है वो 10वीं राशि में ही होती है, और वहां पे सूर्य दिग्बली होते हैं, और शनि का घर है। तो जो कि साल में एक बार आती है, और उस समय दान पुण्य का, उस समय शुभ कार्य आप एक, वैसे अगर शत्रु है तो शुभ कार्य कैसे शुरू हो जाएंगे? जी अगर मैम। सूर्य, अगर मकर राशि में ही तो आके शुभ कार्य होते हैं, तो फिर शुभ कार्य कैसे हो सकते हैं? तो सूर्य शनि को जो है ना, आप कभी भी शत्रु मत मानिए। वो ठीक है, स्टोरीज हैं कि वो और एक बात बताइए, क्या कोई भी, मैं आपसे एक जनरल पूछ रही हूँ, हम तो ह्यूमन बीइंग है, क्या कोई भी पुत्र, पिता जो है अपने पुत्र से कभी भी कोई नाराजगी या उससे दुश्मनी कर सकता है? नहीं मैम। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो सूर्य देव है वो शनि देव से ये केवल ये प्रॉब्लम है? एक्चुअली सूर्य क्या है, सबसे नजदीक का प्लेनेट है ना, क्योंकि वो हमें गर्मी देता है। और शनि क्या है, बहुत दूर का प्लेनेट है, तो क्या है, वो ठंडा प्लेनेट है। तो वो गैप इतना ज्यादा है कि इन दोनों के मिलने में बहुत समय लग जाता है। जैसे क्या होता है ना, एक किसी का बच्चा बाहर रह रहा हो, है ना, किसी का बच्चा विदेश रह रहा हो, और पेरेंट्स उसके इंडिया रह रहे हैं, तो क्या होगा कि वो बिजी हो जाएगा, उससे कम बात होगी, तो कहते हैं कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। इसीलिए वो सूर्य शनि को शत्रु मानते हैं, क्योंकि
शनि जो है वो बहुत कोल्ड प्लेनेट है, बहुत दूर रहता है, और सूर्य जो है वो बहुत क्लोज रहते हैं, इसीलिए वो ये इसका इतना डिक्टम बता दिया है। बाकी सूर्य शनि का योग कभी खराब नहीं होता है। अगर आपको अपने काम में नाम चाहिए, और देखिए सूर्य क्या है, 5th हाउस के जो भी जितने भी आप ये देखिए, जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं, जितने बड़े बड़े नेता होते हैं, जिनका बहुत नाम होता है, उनका कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी तरह से होगा, चाहे वो D9 में होगा, D1 में होगा, चाहे एस्पेक्ट से होगा, चाहे कंजंक्शन से होगा, चाहे एक राशि के थ्रू होगा, उनका कहीं ना कहीं आपको कनेक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तब उन्हें नाम मिलता है। शनि आपका कर्म और सूर्य आपका नाम। मैम मेरे 8th में सूर्य शनि साथ में है, पर हाँ ऐसा हाँ तो कुछ नहीं है। मैम, नहीं नहीं, 8th में है ना, तो 8th हाउस किसका होता है? आपके 4 फादर्स का होता है। यस। 8th हाउस किसका होगा? आपके ससुराल का होगा। अगर आपके जैसे ससुराल में आप देखिए कि जो आपके, हाँ ये होगा, जैसे सूर्य शनि है, तो जो आपके जैसे आपके चाहे फादर इन लॉ हो गए, उन्होंने मेहनत बहुत करी होगी, मेहनत करके नाम बनाया होगा, लोग उन्हें जानते होंगे, और इसके अलावा जो और उनके 4 पीढ़ी पहले 4 फादर्स होंगे, उनका भी बहुत नाम होगा। पैटर्न है तो चीजें स्लो हो गई होंगी, फिर दोबारा से मेहनत करनी पड़ी होगी। लेकिन आप बताइए क्या, जैसे सूर्य फादर के कारक हैं, तो क्या, और 8th हाउस ससुराल का है, तो जो आपके फादर इन लॉ यानी कि आपके ससुर साहब हैं या आपके दादाजी थे, क्या उन्होंने बहुत मेहनत करी और बहुत मेहनत करके अपना एक नाम स्थापित करा? यस यस मैम, ये तो तो ट्रू है। बताइए, सूर्य शनि है ना। और जो आपके और आपके भी, क्योंकि 8th हाउस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होता है, जो आपके मायके में भी जो आपके 4 फादर्स होंगे ना, उनके पास बहुत नाम होगा, बहुत लैंड प्रॉपर्टी होगी, लोग उन्हें जानते होंगे। 8th हाउस में सूर्य शनि मैम लोग जानते तो हैं, पर एज सच बहुत प्रॉपर्टीज तो नहीं थी। ना मैम, वो मेरे मुंह से निकल जाता है प्रॉपर्टीज, लेकिन हाँ, नाम होता है। सूर्य हाँ। जो है नाम का कारक है। लोग यस। जानते बहुत होंगे, लोगों के लिए काम करना, लोगों के लिए मदद करना, लोग जानते हाँ होंगे कि एक बहुत अच्छे सभ्य लोग हैं। हाँ मैम, ये है, दिस हाँ, इज ट्रू। तो वो सूर्य शनि के योग की वजह से, अब या मंगल आ जाते तो प्रॉपर्टी भी हो जाती। मैम मंगल से 8 तो मंगल ही है ना, मंगल में ही बैठे हुए हैं। 1 नंबर की राशि वाला मंगल प्रॉपर्टी देता है। 8वीं राशि वाला मंगल जो होता है, 8वां घर मृत्यु भाव होता है ना, तो वो उन चीजों से दूर रखता है। अगर होंगी भी तो वो मिलती नहीं है फिर। ओके। ठीक है, तो आप लोग कभी भी सूर्य शनि के योग को खराब नहीं समझेंगे। सूर्य शनि का योग आपको बहुत नाम देता है, बहुत मतलब बहुत नेम फेम देता है, बहुत मेहनत कराता है। मैं ये नहीं कहूंगी, अगर सूर्य शनि का योग होगा, शनि मेहनत का कारक है, तो फादर को भी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके 10th हाउस में तो आपको करनी पड़ेगी, आपके 5th हाउस में तो बच्चों को करनी पड़ेगी, लेकिन फिर वो इतना देता है कि फिर मतलब जैसे कहते हैं ना, हमारी 4 पीढ़ियां भी उसको खा सकती हैं, अगर वो कहीं 2nd हाउस से और 11th हाउस से कनेक्शन बना ले। तो सूर्य शनि का योग बहुत अच्छा योग होता है। सूर्य शनि कभी भी खराब नहीं होते। ठीक है, अब दूसरा, अब जैसे ये सूर्य का साल है ना, तो इसमें जो सबसे पहले हर घर के लिए रेमेडी तो मैं बताऊंगी, हर हाउस के लिए या हर उसके लिए, लेकिन सबसे पहले जो सूर्य के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है आदित्य हृदय शोध का पाठ, है ना। तो और उसमें भी क्या है, आदित्य हृदय शोध के पाठ की स्टोरी क्या है कि जिस समय भगवान राम युद्ध कर रहे थे, वो युद्ध करते करते थक गए, क्योंकि रावण को हराना मुश्किल था, लेकिन वो थक जरूर गए। लेकिन जैसे जो आसपास के लोग थे, हनुमान जी हो गए, जो वो लक्ष्मण जी हो गए, और जो जामवंत हो गए, सबकी दृष्टि किस पर थी? कि भगवान श्री राम पे, कि भगवान श्री राम ही हमारा उद्धार करेंगे, वो ही रावण को मारेंगे। लेकिन अब जब वो इतने ज्यादा परेशान हो गए कि मतलब उनसे ये हुआ कि मैं क्या करूं, और मुझसे नहीं झिल रहा है, तो उनके पीछे उनके ऋषि थे, इसीलिए गुरु का बहुत ऊंचा स्थान होता है। अगस्त ऋषि थे, उनको देख रहे थे। तो अब उन्होंने देखा कि मतलब कि ये राम बहुत थक चुके हैं और सबकी दृष्टि राम पर है, तो फिर वो राम के पास गए। तो उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए, और मैं आपको एक स्रोत दे रहा हूँ, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ बता रहा हूँ, इसका आप पाठ करिए। अब इसका, और इसको पाठ करने से आपको हर क्षेत्र, मतलब इसका जो पाठ होता है, जो इसका पाठ करेगा, उन्होंने बोला उसको हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी। जिस चीज की इच्छा रखेगा उस चीज को पाएगा। अब जो श्री राम थे, उन्होंने तो क्या करा था, 108 बार 3 बार पाठ करी थी उन्होंने, 3 बार इसका
इसका जो तरीका है वो 3 बार करने का है। तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग 108 बार उसको 3 बार करें। तो हम ये कर सकते हैं कि हम जो है ना 365 दिन होते हैं, तो हम इसको डेली 1 पार्ट करें या डेली 3 पार्ट करें, जिसको जैसे सुविधा लगे। डेली इसका 1 पार्ट और या मतलब डेली 1 पार्ट करें और 365 दिन करें। और ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप सूर्य संक्रांति आप कहेंगे तो मैं उसकी भी पीडीएफ भेज दूंगी। तो जिस दिन आपकी सूर्य संक्रांति हो, उस दिन आप 3 पार्ट कर लें। अगर आप मान लीजिए ये भी नहीं कर सकते कि मैं रोज करूं, ये भी नहीं कर सकते कि मैं 3 पार्ट रोज करूं, लेकिन सूर्य संक्रांति पर, क्योंकि सूर्य का साल है, आपको बहुत इससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर किसी के सूर्य डेबिलेटेड हैं, किसी के सूर्य अच्छे नहीं है, तो भी उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मैम मिलेगा। क्योंकि आदित्य हृदय स्त्रोत बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत बड़ा संस्कृत की पार्ट नहीं है मैम, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। इसको अगर आप करेंगी ना, तो इसको पूरे पार्ट को करने में आपको मुश्किल से मुश्किल 1 पार्ट में 5 मिनट लगेंगे। या मैम क्या है ना, कंठस्थ नहीं है ये जैसे, नहीं, तो कंठस्थ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अभी कल ही करा था इसको, तो मैंने पढ़ के देखा था कि कितनी देर लगती है। मुझे 7 मिनट लगे मैम। अच्छा अगर आप मैम यदि यदि नहीं अपन घर में इसको लगा दें, मतलब जो अपने स्पॉटिफाई होते हैं इन सब पे लगा दे तो, और मैम बैठ जाएं हाँ, ऐसा सुनने। कर सकते हैं आप, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वैसे इसकी तरीका मैं आपको बता दूं, और आप कहेंगे तो मैं वो लिखकर भी भेज दूंगी। सबसे पहले आसन शुद्धि होती है, मतलब सबसे पहले अपनी शरीर शुद्धि होती है। शरीर शुद्धि के बाद आपका आसन शुद्धि होती है। आसन शुद्धि के बाद में आपका आचमन होता है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, है ना। ये आपका पहले, सबसे पहले इसमें होता है। आपका शरीर शुद्धि होती, अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थाम गतोत्पिव यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सा ब्रह्मांतरम शुचि। उसके बाद में धरती माँ को प्रणाम करा जाता है। ओम पृथ्वी त्वा धरता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। उसके बाद में फिर आपका आचमन होता है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नारायण नमः, ओम माधवाय नमः इति हस्तम प्रक्षाल्य, हाथ को धोया जाता है। उसके बाद में फिर आपका अंगन्यास होता है। ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम क्लीं तर्जनाभ्याम नमः, ओम सौम अनेकाभ्याम नमः। फिर उसके बाद अंगन्यास होते हैं। अब आपको ऐसा लगे कि ये बहुत लंबा, वैसे तो अगर आप करेंगे इसमें एक्चुअली प्राणायाम। अंगन्यास लेडीजें थोड़ा ना कर सकती हैं। नहीं नहीं, ये कहीं किसी भी उसमें नहीं लिखा हुआ है, मेरे गुरु ने मुझे दिया हुआ है कि लेडीज नहीं कर सकती। मैं रोज करती हूँ, क्योंकि मैं रोज हवन करती हूँ, रोज अंगन्यास करती हूँ। मेरे गुरु बोले कि अभी तक तो मैंने किसी उसमें पढ़ा नहीं है, और जब पढ़ूंगा तो मैं मना कर दूंगा आप लोगों से, तो मैं डेली करती हूँ। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि अंगन्यास कोई भी लेडी, ये बहुत गलत मिथ है कि अंगन्यास लेडीज नहीं कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है अंगन्यास, है ना। ये 5 तरीके के तरीका होता है करने का। उसके बाद जो इसमें अगर मान लो आप ये भी नहीं कर पाए, तो केवल आप आचमन लेके ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ये करने के बाद में इति हस्तम प्रक्षाल्यो। उसके बाद विनियोग होता है। अब विनियोग, किसी ने पूछा था विनियोग क्या होता है। तो विनियोग वो होता है, जैसे मान लीजिए आदित्य हृदय शोध का विनियोग है। वो विनियोग है ओम अस्य श्री आदित्य हृदय चोत्र मंत्र से अगस्त ऋषि अनुष्टुप छंदा आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्मा विद्या सिद्ध्यो सर्वत्र जया सिद्धौ चा विनियोग। अब इसमें क्या मतलब हुआ कि हमने भगवान, मतलब इसमें हम किसकी स्तुति कर रहे हैं, हम स्तुति कर रहे हैं सूर्य भगवान की। उसके बाद में उनको किसने ये मंत्र दिया, भगवान अगस्त ने। तो हमने क्या बोला कि ये जो आदित्य हृदय शोध का पाठ है, वो हम आदित्य भगवान के लिए कर रहे हैं, जिसकी रचना किसने करी थी, अगस्त भगवान ने करी थी, अगस्त ऋषि ने करी थी। और ये छंद अनुष्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं छंद, क्योंकि अभी आप लोगों को संस्कृत नहीं आती है। ये किस में है, अनुष्टुप छंद में है। मैम ये आदित्य, लिखवा देंगे क्या? ये मैं आपको सब पीडीएफ भेज दूंगी। ठीक है मैम, ठीक है, हाँ जी। और ये जो आदित्य, आप अगर, मैं अपना ही पीडीएफ भेजूंगी, आप मेरा देखिए, मतलब एक एक है ना, जैसे हमारे जो गुरु जो मुझे सिखाते हैं, उसमें एक एक पूरे पे वो यूं कहेंगे, जब तक पेंसिल नहीं चलेगी तब तक आप कुछ सीख ही नहीं सकते। जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना कि जब तक आप मैं अपना ही पीडीएफ भेजूंगी, फिर आप देखिएगा सब पेंसिल चली हुई है मेरी, सब, है ना। और उसके बाद में जो
क्योंकि ब्रह्मा देवता है ना, ब्रह्मा देवता क्यों बोले कि आदित्य हृदय भगवान के हृदय में ब्रह्मा देवता का निवास है, और वो समस्त विघ्नों को दूर करने वाले, समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाले, सर्वत्र जगह पर विजय देने वाले, उनका मैं विनियोग करता हूँ या मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपने कुछ करें या नहीं करें, अगर वो सब पाठ का विनियोग होता है, अगर आपने पाठ का विनियोग नहीं करा तो फिर वो पाठ करना बेकार है। क्योंकि जैसे आप इंडिया में रहते हैं और आपका जैसे आधार कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, ऐसे ही इसका आधार कार्ड है। क्योंकि जब तक किस ऋषि ने इसकी रचना करी, जब तक आप उस ऋषि को याद नहीं करेंगे, भगवान आदित्य को इससे क्या फल, आपने जब जब तक आप भगवान को यही नहीं बताएंगे कि आप इससे क्या फल हमें प्राप्त होगा, तब तक वो करना ही बेकार है। तो कुछ करें या नहीं करें, आसन वैसे इसमें सब लिखा है, मेरे हाथ का लिखा हुआ है, और हो सकता है थोड़ा सा राइटिंग ऐसी है तो आप, मैं बता दूंगी। तो आसन शुद्धि, आचमन, प्राणायाम, संकल्प, विनियोग। अब इसमें अंग न्यास भी दिए हुए हैं, मैं आपको भेजूंगी इसका पीडीएफ। ओम अगस्त ऋषि नमः शीर्षे, सिर से हाथ लगाइए। अनुष्टुप छंदे, अनुष्टुप छंदे, छंदों का इतना ज्यादा महत्व होता है कि छंदों के बिना आपका किया गया कोई भी कार्य अधूरा है। तो इसमें ये न्यास दिए हुए हैं। आदित्य हृदय भूत ब्रह्मा देवाय नमः हृदि, ओम बीजाय नमः गुह्ये, रश्मि मते शक्ते नमः पादयो, ओम तत्, ओम तत् सवितुर इत्यादि, गायत्री कीलकाय नमः नाभो। फिर कर न्यास भी है, हृदय अंग न्यास भी, अगर आप चाहें तो करें, नहीं तो केवल विनियोग करके भी शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये पाठ है, तो पाठ को आपने ये इतना कर लिया, पाठ को आप चाहे तो फिर आप नहीं कर सकते हैं, आपको संस्कृत नहीं आती तो आप चला के करिए, और अगर आप पढ़ सकते हैं तो फिर इससे अच्छा तो भगवान सूर्य देव की कृपा पाने के लिए कुछ है ही नहीं। ततो युद्ध परिश्रांतम सम्रे चिंतया स्थितम, रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम, देव देवतेजस समाग्रम द्रष्टुम भयागतो रणम, उपगम्य ब्रवीद्रामम अगस्त्यो भगवान ऋषिः, राम राम महावायो शृणु शृणु गुह्यं सनातनम, येन सर्वानरीन् वत्स सम्रे विजयस्यसि, आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनम, जया वयम जपम नित्यम अक्षयम परमम शिवम। ये ऐसे है, और वैसे अगर आप, मैं अपना ही भेजूंगी, तो अगर आप इसमें देखेंगे जो टफ वर्ड है ना, उन्हें हमारे गुरु ने क्या करा है कि उनको भी तोड़ तोड़ के, मतलब बहुत सिंपल वर्ड में लिखवा दिया है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि अगर आप 3 पाठ नहीं कर सकते हैं, अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं, तो संक्रांति वाले दिन एक घंटा निकालकर, आधा घंटा निकालकर सूर्य देव के सामने, जब सूर्य, और देखिए जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं इसमें लगन देखिए, जैसे क्या होता है, जैसे हम सिंह लगन में पूजा करते हैं महालक्ष्मी की, तो इसमें लगन नहीं देखनी है, इसमें सूर्योदय देखना है। आप अपने जो जिस कंट्री में आप रहते हैं, जिस सिटी में आप रहते हैं, वहां का आप पंचांग निकालिए, और पंचांग के हिसाब से जिस समय सूर्योदय हो, तो पहले सूर्य देव को जल चढ़ाइए, उनके सामने एक दीपक जलाइए, उसके बाद आप आदित्य हृदय शोध का 1 पाठ जरूर करिए, और हर महीने की संक्रांति को करिए। हमारे गुरु ने तो हमसे 365 करवाए, दशमांश हवन करवाया है, वो करना है हमें तो। मैम जैसे मैं हाँ। अभी आपने बताया था ना कि जैसे जिसकी भी राशि में सूर्य जहाँ भी हो, हाँ, तो उस पर्टिकुलर संक्रांति पे भी अगर हम दान करते हैं तो उसका भी हमें फल मिलता है? उसका आप, मैं तो कहती हूँ शिखर जी, आप हर संक्रांति पे करिए दान। नहीं, आपने कहा था जैसे मकर संक्रांति सबसे बड़ी संक्रांति हो गई, हाँ, ठीक है, एक तो वो हो गई, और दूसरी जो हमारी जैसे सूर्य हमारे जहाँ पे भी बैठे हुए हैं वो वाली संक्रांति, हाँ, मतलब वो उस दो पे भी कर संक्रांति दीजिए, हमारे हाँ लिए। बिल्कुल। आप सूर्य जहाँ बैठे हो उस संक्रांति पे आप अगर मतलब, मैं बताती हूँ दान कैसे करेंगे, मैं उसी पर आ रही हूँ। मतलब हर किसी के लिए दान अलग अलग होंगे, हर राशि के लिए दान अलग अलग होंगे, हर ग्रह के लिए। आप उस पे भी वो दान कर सकते हो, नहीं तो क्योंकि ये सूर्य का साल है ना, तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रख के, अगर हर सूर्य संक्रांति पे अगर आप दान कर देंगे तो ये साल बहुत इजीली स्मूथली, कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना है। आप, भगवान आपको इतना देते हैं, मैंने क्या बोला, गुरु की बात फिर आंखों, उन्होंने बोला कि आपको 325, उन्होंने 325 बोला कि आपको
पाठ करने हैं। बोले मुझे नहीं मालूम कैसे करो दिन में, मतलब एक मैंने कहा, मैंने उनको बोला, मैंने कहा अभी गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं तो इतनी पूजा, आपने बगलामुखी का भी वो दे रखा है। बोले मुझे नहीं मालूम, करने हैं तो करने हैं, 325 आपको करना है, और उसके बाद दशमां यानी कि उसका 10वें हिस्से का हवन करना है। ठीक है, अब मैंने कहा मतलब उन्होंने बोला है तो वो चाहे मतलब सुबह और 3 बजे की जगह 2 बजे उठना पड़े, करना है तो करना है। तो तो मैम मतलब एक मतलब 15 को ही करने 325 एक साथ? नहीं नहीं, पूरे साल, डेली, अच्छा। हाँ, साल में। पूरे साल में वो आप वो अच्छा। बोले कि आप डिसाइड कर लो, आप एक दिन में 5 कर सकते हो, 11 कर सकते हाँ। हो, 3 कर सकते हो, या आप एक दिन में एक करके। तो अब ऐसा नहीं करेंगे हम एक दिन में, क्योंकि क्या होगा ना, आपको कहीं जाना है तो बीच में गैप हो जाएगा आपका। तो वो ऐसे ही लेंगे, या तो एक दिन में 3 करेंगे या एक दिन में 11 करेंगे। तो देखती हूँ मैं, क्योंकि बस मेरे को यही लग रहा है, बीच बीच में जो पूजा आती है ना वो बहुत लंबी हो जाती है, तो वो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो देखती हूँ कैसे करती हूँ, उन्हीं से प्रार्थना कर मैम रही हूँ कि गैप अगर वही हो करें। जाता है तो उससे कोई इश्यू नहीं है ना, गैप अगर नहीं, हो जाएगा तो। जैसे जैसे मेरे गुरु ने बोला 325 करने हैं, तो अब, और वो भी उन्होंने बोला पूरे साल में। तो अब मैं जैसे जो जो मेरे होते जाएंगे ना, जैसे हम कहते हैं 1.25 लाख आप माला का जाप करिए, हाँ तो जी। 1.25 लाख आप लिखते जाइए कि आपका 1.25 लाख माला नहीं, 1.25 लाख मन के, जैसे 108 मनकों की माला होती है, तो मान लीजिए आपने 3 माला करी, 5 माला करी, तो कितनी आप लिखते जाइए। तो उसमें गैप से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए शेखर जी, ये तो सब जानते हैं कि सब लोग फैमिली में रहते हैं, है ना, कभी कोई जाना, कोई शादी, कहीं कोई हेल्थ इश्यूज कुछ भी आ सकते हैं किसी की लाइफ में। तो जी। आप, और पहले, और हाँ, इससे पहले भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको भेजूंगी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है संकल्प। अगर आप लोग ये करें तो सबसे पहले, वो भी मेरे गुरु ने दिया है, वो भी मैं आपको भेज दूंगी, आप परेशान मत होइएगा। सबसे पहले वो आपको जो भी करना है, आप विनियोग, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो विनियोग, एक आचमन। आचमन, विनियोग और संकल्प, क्योंकि संकल्प के बिना किया गया कोई भी कार्य जीरो है। वो मैं भेज दूंगी। ओम तत्सद एतस् ब्रह्मणो अहिने द्वितीयो पराद्रे श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस मन्वंतरे अष्टाविंशते तमे कलयुगे कली प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारत खर्षे भरत खंडे आर्य वर्त के देशांतरे। जो आपका देश हो, जैसे मेरा आगरा नगरे विक्रमावदे बौद्धावतरे सिद्धार्थ संवत्सरे दक्षिणायने हेमंत ऋतु माघ मासे कृष्ण पक्षे आज तृतीयो तिथि सोमवार वासरे अश्लेषा नक्षत्रे विष्णु कुंभ योगे वाणिज्य करने कर्क राशि स्थिते चंद्रे धनु राशि स्थिते श्री सूर्य मिथुन राशि स्थिते देव गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु तत्सु एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्ट्याम शुभ शुभ पुण्य तिथो, जिस गोत्र में उत्पन्न हुए गोत्रोत्पन्न अपना नाम सपरिवार सपरिवार अहम श्रुति स्मृति पुंडरोक फल प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थ आयु आरोग्य ऐश्वर्य ऐश्वर्य भी वृद्ध्यर्थम मम एहम जन्मनि जन्मांतरे व जन्म कुंडल्याम वर्ष कुंडल्याम लग्न कुंडल्याम पूर्व ग्रहणाम एकादश स्थान शुभ फल प्राप्तम विशेष कामना, जो आपकी कामना है वो बोलिए। उसके बाद सिद्ध्यर्थम भगवत प्रसीद प्रीत्यर्थम देव्यस पूजनम यथा ज्ञानेन अहम करिष्यसि। तो आपको एक ही बार करना है। आप इस संकल्प में ये बोलिएगा कि आपको जितने भी करने हैं, आपको हर संक्रांति पे एक करना है, आपको हर संक्रांति पे 3 करने हैं, आपको डेली करना है। आप चाहें तो, मैं तो डेली लेती हूँ, क्योंकि इसमें एक चीज और देखिए ना, इस संकल्प में आपके सारे ग्रह आपने 11वें स्थान में बिठा दिए। कहते हैं ना, जो आप बोलो यूनिवर्स में वही होता है। तो इसमें क्या है, जन्म कुंडल्याम वर्ष कुंडल्याम लग्न कुंडल्याम पूर्व ग्रहणाम एकादश स्थावन, यानी कि 11वें स्थान में मेरे सारे ग्रह आ जाएं। तो आपने अपने, ये रेमेडी हो गई ना, कि आपने ये डेली आप बोल रहे हैं, तो आपके सारे ग्रह 11th हाउस में आके आपको रिजल्ट देंगे। मैम शुरुआत मकर संक्रांति से ही करना है या अभी से कल से भी कर सकते हैं? नहीं, मकर संक्रांति। मैम अगर ठीक। हमने जैसे ये हम लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सारे ग्रह 11th हाउस में आ जाएं। अब यस 11th हाउस जो है वेल्थ का है। यस तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी अगर सारे ग्रह 11th में आ रहे हैं तो कोई भी समय चल रहा हो यस लाइफ में, आपको यस। सभी ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट देंगे या पैसिव और रिजल्ट। यस, रावण ने जब उनका बेटा मैं होना वही था, मैं बोलने तब वाला था। उस समय तो जैसे सारे ये ग्रहों किया को था।
हाँ 11वें ग्रह बांध लिया में था। बांध लिया था कि वो 11वें घर में आए। शनि ने अपना पैर पैर रख लिया आगे था। कर दिया तो शनि निकल गए थे। तो इसीलिए तो आप ये बोलो ना डेली। जैसे मेरे गुरु ने तो ये बोला, क्योंकि मैम देखिए इसलिए आपको शनि अगर एक पीछे और आगे दोनों पे प्रभाव दिखाते हैं ना, एक घर आगे कर दोनों, ले, एक घर पीछे कर हाँ ले, कुछ हाँ हाँ, ऐसे। यस। तो आप है ना हर चीज से सीखिए। अब आप इतनी रेमेडीज करते हैं, मैं तो कहती हूँ अगर आप सुबह भी पूजा करें ना तो इतना 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट लगे मुझे पढ़ने में, आप इसको डेली पूजा करने से पहले आप संकल्प लीजिए। एक तो सारे देवी देवता साथ होंगे, आप संकल्प लेके करना है। दूसरा, आपके सारे आपके जो लगन कुंडली के ग्रह हैं, जन्म कुंडली के ग्रह हैं, वर्ष कुंडली के ग्रह हैं, वो अपने आप धीरे धीरे आपके 11वें घर में आ जाएंगे। आप करके देखिए, आपको कितने रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। मैम सुंदरकांड के लिए भी आप बताने वाले थे, वो अलग होता है कि सेम? नहीं, सुंदर मैं बता दूंगी। सुंदरकांड के लिए मैं आपको इस बार तो नहीं, अगली बार बता दूंगी। सुंदरकांड के लिए भी जो मतलब जो मैंने बोला था, संकल्प तो आपको यही लेना है जब भी आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। और उसके बाद जो मतलब देखिए, जैसे ही आदित्य हृदय शोध का विनियोग है, उसका विनियोग अलग होता है सुंदरकांड के पाठ का। लक्ष्मी सूक्त का विनियोग अलग होता है, तो मैं वो भी भेज दूंगी आपको अगर आपको सुंदरकांड का विनियोग चाहिए तो। पर मतलब विनियोग जरूर करना है आप। हर जो भी आप पाठ करें, एक ये संकल्प और एक ये विनियोग। भाभी अगर हम कभी कोई फास्ट रखें तो भी हमें करना पड़ेगा? रूपाली मैम, मैंने आपको क्या बोला, डेली कर लो ये संकल्प, तो आपके सारे ग्रह ही 11वें स्थान में पहुंच जाएंगे। मैम एक चीज समझ में नहीं आई कि जैसे रावण ने किया अपने बेटे के लिए या बाकी जी ऋषि मुनि ने बनाया ये, तो हाँ। उन्होंने 11वां घर क्यों कहा? क्योंकि उस समय तो वैभव, यश या पावर ये ज्यादा वैल्यू के था वो वनिस्पत भी, धन का। हाँ क्यों नहीं। आप देखिए सारी चीज उन्होंने बड़े उससे बनाई है। 11वें घर में, 11वें घर से सामने कौन सा घर है? 11th हाउस के सामने कौन सा है? 5th हाउस। 5th हाउस किसका है? नेम, फेम, यश, कीर्ति। तो 11वें घर में बैठे प्लेनेट किसको देखेंगे? और देखिए, ये संकल्प आज का नहीं बना है। रावण ने भी सारे क्रूर प्लेनेट इकट्ठे करे थे 11वें घर के लिए, क्योंकि आपको पैसा सिर्फ क्रूर प्लेनेट देते हैं। वो जो मैं बार बार बोलती हूँ, शुक्र देगा, राहु देगा, शनि देगा पैसा, क्योंकि शनि 10वें और 11वें घर के लॉर्ड हैं। आपको कभी भी गुरु पैसे नहीं देंगे, आपको कभी भी सूर्य पैसे नहीं देंगे, आपको कभी बुध सबके साथ। बुध अगर 11वें घर में राहु के साथ, शुक्र के साथ बैठा होगा तो बहुत पैसा देगा, लेकिन आपको चंद्र पैसा नहीं देगा, आपको गुरु पैसा नहीं देगा, आपको मंगल पैसा नहीं देगा। मंगल अगर साथ में बैठा होगा तो लैंड प्रॉपर्टी बहुत दिलवा देगा, लेकिन जो मेन पैसा, इसीलिए उन्होंने बोला क्रूर ग्रह, ये आज का संकल्प तो है नहीं। सारे जी क्रूर ग्रह 11वें घर में आए। अच्छा, क्रूर ग्रह का क्यों बोला? क्योंकि क्रूर, जैसे बोला जाता है उग्र देवी देवता की पूजा करो, है ना। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उग्र देवी देवता की पूजा करने से एग्रेशन आता है, कि एक एनर्जेटिक फील होते हैं हम, है ना, कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है। और एक आप मतलब एक तरह डल हो जाएं, केवल मतलब जैसे विष्णु भगवान की आरती करेंगे, कोई मतलब ऐसे एग्रेसिवली काम नहीं करेंगे, तो फिर आप अपनी सौम्य, लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते ना। मैम जो सौम्य रूप होते, सौम्य देवी देवता हाँ जो कहते हैं ना। हाँ, जो सौम्य देवी देवता, हाँ बिल्कुल करिए, घर में जरूर उनकी करनी चाहिए। क्योंकि आज आज मैं कहीं गई थी, कोई मुझे वास्तु के लिए ले गया था, तो वो बोले यहाँ एक बहुत बड़ा देवी का मंदिर है, काली माँ का मंदिर है। तो मैंने कहा चलिए, उन्होंने दर्शन कराए, तो उन्होंने बोला कि ये जो बगल में रहते हैं, तो इन्होंने बनवाया है ये मंदिर। वो एक्चुअली पट बंद थे उनके, तो बोले अरे अब तो यहाँ पंडित जी वंडित जी कोई नहीं है, पहले बहुत यहाँ पे पूजा पाठ होता था। तो मैंने कहा आप ये बताइए, ये जो बगल में रहते हैं, इनकी लीनेज खत्म हो गई है क्या? इनका बेटा नहीं है और बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है? वो तो भाई साहब बोले आपको कैसे पता? तो मैंने कहा इतना बड़ा मंदिर बनवा लिया, वो भी काली माँ का मंदिर बनवा लिया है, यहाँ कोई पूजा सेवा करने वाला नहीं है, कौन होगा? बोले अब केवल इनकी माँ रह गई है, एक लड़की थी और वो लड़की भी बाहर फॉरेन चली गई है, हस्बैंड की डेथ हो गई, तो अकेली केवल यहाँ माँ रहती हैं, और बोली वो भी अब मतलब बहुत डिप्रेशन में उसमें रहती हैं, वो चलेंगी नहीं। तो थोड़ा सा एनर्जीज तो आपको समझनी पड़ेंगी ना। क्रूर देवी देवता की पूजा बाहर जाके करनी चाहिए। घर में तो सौम्य दे, क्योंकि घर में क्या है, सुख सुख शांति चाहिए, आपका एटमॉस्फेयर अच्छा रहे, घर का माहौल अच्छा रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन बाहर काम कर, क्योंकि हर चीज की एनर्जी अलग है। आपको जब भी बाहर जाना है तो क्रूरता से काम करना है ना। जैसे अभी मैं जिसके यहाँ गई थी, तो वो बोले ये सर्पमुखी हमारा प्लॉट है, और मैंने कहा आपको ये बहुत फल देगा।
तो वो जो पहले वाले थे वो बोले कि जो यहाँ से गए हैं वो बहुत मतलब एक्चुअली वो कमर्शियल था। वो बोले जब उन्होंने ये जो प्लॉट छोड़ा वो उसमें बहुत पैसा कमा के गए। मैंने कहा आप देखिए लॉजिकली काम करिए। जो सर्पमुखी प्लेनेट वो घर होते हैं, वो सर्पमुखी घर जो है ना प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बाहर सर्प बन के काम करना है ना। हमें डिप्लोमेटिकली काम करना है, चुपचाप चीजों को ऑब्जर्व करना है। आप समझ रहे हैं? और क्या होगा जब सर्पमुखी प्लॉट होता है जहाँ पे प्रोफेशनली काम होता है, तो क्या होता है जैसे वो आया और उसके बाद अंदर छुप गया, अंदर चला गया पैसा, वो दिखा नहीं। आप समझ रहे हैं? समझिए मेरा लॉजिक कि सर्पमुखी क्या होता है, उसने बड़ा सर्प क्या होता है, राहु होता है। तो उसने क्या करा, बड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से साम दाम दंड भेद से पैसा लाया, तो पैसा लाके पीछे छुपा दिया। दिस इज सर्पमुखी। और अगर ये घर होगा तो घर में क्या होगा, घर में सर्प की तरह तो हम नहीं रह सकते ना। घर में कैसा चाहिए, गौमुखी प्लेनेट। ये इस बात का, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान रखिएगा, सर्पमुखी और गौमुखी प्लेनेट। मैम आप सर्पमुखी सिंहमुखी को कह रही हैं क्या? नहीं, सर्पमुखी ऐसा होता है जो आगे से चौड़ा होता है, पीछे से पतला होता है। हाँ मैम, उसको आई थिंक शायद मैंने कहीं पढ़ा था, उसको सिंहमुखी भी बोलते हैं शायद। नहीं, सिंहमुखी हाँ कोई कोई बोलता है, पर सिंहमुखी नहीं होगा, क्योंकि शेर का तो मुंह बहुत बड़ा होता है। इसी वजह से ना, क्योंकि फ्रंट बड़ा हो गया तो गौमुखी और नहीं सिंहमुखी। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। गौमुखी अलग होगा। गौमुखी और शेरमुखी अलग होता है, वही मैं भी आपको आगे बताने जा रही थी। जो गौमुखी होगा वो क्या होगा, गौमुखी कैसा प्लॉट होगा, आगे से छोटा होगा और पीछे से बड़ा होगा। मेरे घर में एक सामान आया और मेरे घर में फैल गया, वो सामान जितना आता जा रहा है उतनी रखने की जगह है। और गाय क्या करती है, गाय सौम्यता का प्रतीक है, गाय प्रोस्पेरिटी का प्रतीक है, गाय वेल्थ का प्रतीक है, हम गाय की पूजा करते हैं। तो ये ऐसा नहीं हो, अगर आपने किसी का सर्पमुखी प्लॉट देखा, नहीं ये आप छोड़ दो, लेना ही नहीं, नहीं। आपको सबसे पहले हाँ ये बात को और ध्यान रखना है। जैसे अगर आपने मान लीजिए आपने बोला भाई मैम आपने बोला था कि अगर सर्पमुखी प्लेनेट तो प्रोफेशन के लिए, अब आपको ये देखना है उसकी फेसिंग साउथ नहीं हो, उसकी फेसिंग वेस्ट नहीं हो, नॉर्थ बहुत अच्छा रहेगा, ईस्ट बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा आपको। लेकिन गौमुखी और सर्पमुखी का यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। तो अब हम तो ये मतलब मैंने आपको संकल्प बता दिया कि आपको संकल्प किस तरह करना है। ठीक है। और आदित्य हृदय शोध का पाठ तो आपको जरूर करना है। अब इसमें कोई किसी की कोई, ये मैं आपको भेज दूंगी कल सुबह, आपके पास सब कुछ आ जाएगा। इसमें किसी की कोई क्वेरी हो तो मुझे बताइए। इसमें मैम, इसमें मैं थोड़ा मैंने लेट ज्वाइन किया था। आपने ये जो बताया, जो मेरे समझ में आया कि आप हमें जो संकल्प और विनियोग बताओगे, भेज रहे हो ना, हाँ मैं आदित्य आपको, हृदय। देखिए मैं आपको संकल्प भेजूंगी, और जो हाँ, आदित्य हृदय शोध है उसमें पूरा पाठ भेजूंगी, तो उसमें विनियोग भी है, अंग न्यास भी है, और कर न्यास भी है, वो सब है आपको। तो पहले विनियोग तो कर, पहले हमने पाठ, आदित्य हृदय शोध करने से पहले हमने संकल्प करना है और फिर उसका पाठ करना है, बस ये और बताया ना? संकल्प, हाँ एक बात और समझ लीजिए, आप जो भी दान पुण्य करेंगे उसके लिए हाँ, भी संकल्प जरूर लेंगे। अच्छा। मेरे गुरु ये बोलते हैं कि जैसे किसी ने बोला उनसे कि हम्म। गुरुजी अगर ये जनरल हैं और संकल्प नहीं आता, तो बोले आपका हिंदू धर्म में जन्म लेना व्यर्थ है। जैसे अगर आप मेरा तो संकल्प, सूर्य जैसे तो मेरा सूर्य तो वैसे सिंह राशि में बैठा हुआ है। नहीं वो किसी राशि में भी बैठा हो, लेकिन आपको जो है ना, तो आपको तो और ज्यादा उपासना करनी चाहिए सूर्य देव की इस साल। अच्छा। अगर आपका सिंह राशि में बैठा है तो और पॉजिटिव करिए। ओके। ठीक है। तो अगर आपका क्या बोलते हैं, मैं क्या कर रही थी, तो अगर आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए सचिन जी, तो आपको मतलब और ज्यादा उपासना करनी चाहिए। संकल्प आपको, आप जब दान करेंगे किसी भी चीज का, तो उससे पहले आप यही पढ़ के, और हाथ में जल लेते हैं, इसमें पहले पुष्प लेते हैं, उसमें जल, उसमें थोड़े से चावल और एक सिक्का, सबसे पहले संकल्प में। और उसके बाद ये संकल्प लेके जमीन में छोड़ देते हैं। उसके बाद जो भी, नहीं तो आपको जो आप दान करेंगे वो आपको लगेगा ही नहीं। ओके। मैम जैसे संकल्प आपने कहा ना आप भंडारा कराएंगी, तो वो आपका अन्नदान हो गया ना? हाँ तो क्या हुआ, तो उसमें भी हम संकल्प ले रहे हैं, पहले हम नहीं नहीं, भगवान मतलब से कह रहे हैं। आप संकल्प में अन्नदान मांगेंगी ना, कि मैं हाँ इसकी वो कंप्लीट। वो आप वो जो उसमें मतलब नीचे है, वो जो आप कहना चाहते हैं वो आप कह दीजिए। और मैम जैसे मान लीजिए आपने स्टार्ट किया 15 जनवरी से, और हाँ आपका 15 मार्च को खत्म हो गया,
ठीक है। और आप चाहती हैं कि नवरात्रि के आखिरी दिन आप भंडारा कराएं, जो भी कराए तो करा सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि 15 को खत्म हुआ तो 20 को अगले दिन नहीं ही नहीं कराना नहीं सब। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब ये देखिए, जब हम जैसे उस दिन की कोई रेमेडी बनाते हैं, तो जो पंचांग होता है ना, तो आप पंचांग को ऐसे ही मत समझिए कि पंचांग मतलब खाली केवल शादी ब्याह कराने के काम आता है। पंचांग से आपको अगर उस दिन कोई बहुत विशेष कार्य है, तो आप उस दिन का पंचांग देख के अपनी हॉरोस्कोप पे पंचांग खोल के और उससे रेमेडी बना के करेंगे, तो निश्चित मानिए आपका वो काम 100% सफल होगा। जैसे अब आप ये देखिए, इसमें आप देख रहे हैं, ये उस दिन तिथि, इसमें सब लिखा होता है। तिथि क्या है? कृष्ण पक्ष द्वादशी और मरकरी, है ना। तो पहले आप एक प्लेनेट लिखेंगे मरकरी। उस दिन कौन सा है? गुरुवार, फिर गुरुवार लिखेंगे। नक्षत्र कौन सा है? ज्येष्ठा नक्षत्र, बुध, तो फिर आप बुध लिखेंगे। योग कौन सा है? वैदती योग है, बुध, तो फिर आप बुध लिखेंगे। करण क्या है? अब मैं बता देती हूँ इसमें कैसे होता है। जो करण होता है वो आपके प्रोफेशन के लिए होता है, आपका प्रोफेशन कैसा चलेगा। आपकी लगन कुंडली में करण से मैं हम पूरा बता सकते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या होगा, वो कैसा चलता होगा, उसमें कितने अप्स एंड डाउन्स आते होंगे, या आपका लाइफ में वो आपको कितनी प्रोग्रेस देगा, है ना। जो आपका नक्षत्र होता है, वो नक्षत्र आपकी इमोशन बताता है ना, कि आपको किसी काम को, क्योंकि नक्षत्र किससे शुरू होते हैं? चंद्र से शुरू होते हैं। आपके काम को करने में आप कितना इमोशन लगाते हैं ना, जैसे आपके रिलेशनशिप हो गए, घर में आपका एटमॉस्फेयर होगा, वो नक्षत्र से देखते हैं, है ना। और जो आपका होरा लॉर्ड उस समय की पावर को बताता है कि ये इस दिन की ये पावर है, आप इससे ये काम करिए, है ना। और जो वैदिक वीकडे है वो आपका शरीर है ना। वीकडे क्या बताता है आपको? अब इसमें क्या आ गया? आपका प्रोफेशन आ गया। वैदिक वीकडे आपकी हेल्थ आ गई, आपके इमोशन आ गए। और योग क्या बताता है? आपका किसी के द्वारा किया गया कार्य, मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें क्या योग बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव बन रहा है। तो इस तरह से हम पंचांग के प्लेनेट लिख लेते हैं। तो जैसे मैंने उस दिन प्लेनेट लिखे, तो उसमें दो ही प्लेनेट आ रहे हैं, मरकरी और जुपिटर। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस दिन जो है मरकरी जुपिटर के लिए कोई ना कोई ऐसा उपाय या ऐसी रेमेडी जरूर करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारे साथ जो, अगर हम कोई और उपाय भी ना कर पाए, तो हमारे साथ में उस दिन गुरु भगवान की और बुद्ध भगवान की कृपा बनी रहे। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। मरकरी जो होता है, मरकरी जो है ना, चौड़े पत्ते वाले पौधे होते हैं, तो उसमें क्या बनेगा? गुरु के साथ में केले का पौधा, क्योंकि केला गुरु होता है। और सूर्य का सार है। रेमेडी कैसे बनती है? क्योंकि हम सूर्य के लिए कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप है ना, जैसे एक दिन पहले दो तांबे के छल्ले लाइए, हाथ में पहनने वाले, है ना। और जैसे किसी ने बोला था कि मेरा सूर्य बहुत अच्छा है, तो आपको क्या करना है? केले का पेड़ नहीं है तो केले का पेड़ ले आइए, पहले दिन ही लाके रख लीजिए। आपको क्या करना है? पहले दिन दोनों चांदी के वो जो तांबे के छल्ले अपने सिरहाने रखिए। दूसरे दिन आप नहा के स्नान करके सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी 7 बजे सूर्योदय हो रहा है, और आप लोग अपने यहाँ देख लीजिए 6 बजे उठिए नहा कर। उसके बाद में आप मंदिर में अपना दीपक जलाइए, मतलब जो भी आप पूजा करते हैं डेली की पूजा करिए। आप अपने उन छलनों को गंगा जल से धो के वहीं रख लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है? आप सबसे पहले जहाँ से सूर्य देव उगते हैं, ईस्ट की तरफ आप जाएंगे, तो वहां सबसे पहले सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे। और जल चढ़ाने के बाद में आप क्या करेंगे? उस केले के पेड़ की में जो जड़ होगी, है ना, वहां पे एक छल्ला जो है वो उसमें कोशिश करिएगा ऐसे दबाएं कि उसके वो जो छल्ला है ना, उसकी जड़ के अंदर आ जाए। और जो दूसरा छल्ला होगा उसे आप पहन लेंगे। उसके बाद में आप वहां पे दीपक जलाएंगे, जल चढ़ाएंगे, थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाएंगे, और फिर आप वहीं पे बैठकर आदित्य हृदय शोध का पाठ करेंगे। और उसके बाद में, जैसे एक दिन तो आदित्य हृदय शोध का पाठ कर लिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वो छल्ला आपके हाथ में रहेगा। ये कोई कोई नहीं है कि मेरे सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं, चंद्र, सूर्य कहीं भी बैठे हो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। उसके बाद में डेली आपको वहां पे एक बूंद कच्चा दूध, एक बूंद नहीं तो खराब हो जाएंगी, सर्दी है, एक बूंद कच्चा दूध, एक बूंद पानी, जल, और फिर आपको दीपक जलाना है। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको कोई भी सूर्य का मंत्र, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सः सूर्याय नमः, इतना भी नहीं आता तो ओम भास्कराय नमः, इसको बोलते हुए डेली आपको जल चढ़ाना है। और यही बोलते हुए आप केले की जड़ जड़ में जल चढ़ाएंगे। आपका सूर्य इतना मजबूत, सूर्य और गुरु का योग है ना, जीवात्मा योग होता है। आपका जो सूर्य है वो इतना, सूर्य गुरु दोनों इतने बलशाली हो जाएंगे। और जब ये दोनों बलशाली होंगे, आपकी हॉरोस्कोप में प्लेनेट कहीं भी बैठे हो, सब जैसे कहते हैं ना, एक घर का जो बड़ा होता है, गुरु पैसा नहीं देते हैं। आप लोग
प्लेनेट को और हाउसेस को समझिए। तो गुरु पैसा नहीं देते, लेकिन गुरु क्या करते हैं, आपको सोचने समझने की शक्ति देते हैं, है ना, आपको पॉजिटिव सोच देते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं। हो सकता है आपका कोई काम खराब हो तो आपको कोई ऐसा गाइड करने वाला मिल जाए जो आपको कभी आपने सोचा ही ना था। आप जैसे घर में एक बड़ा होता है ना, कोई भी परेशानी होती है, अपनी परेशानी इससे कह दो, ठीक है हमारे पापा देख लेंगे, दादाजी देख लेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। दिस इज योर दादाजी, दिस इज योर पापा जी, दिस इज योर गुरु। तो ये करने से आपके गुरु, और मैं ये नहीं, ये मत मैं बोलूंगी कि उसको करने से कोई पैसा आ जाएगा, लेकिन अगर पैसा चाहिए तो पैसे का रास्ता खोलने वाला कोई मिल जाए, आपकी जो मैनिफेस्टेशन हो, जो चाहते हो। घर चाहिए तो घर दिलाने वाला, या वो ऐसे सकमस्टेंसेस बनेंगे कि आपका कोई घर का हो जाएगा। पैसा चाहिए तो किसी को कोई एजुकेशन के लिए काम करना है, अपने बच्चों, गुरु बच्चे होते हैं तो बच्चों के लिए कोई काम करना, वो मैनिफेस्टेशन धीरे धीरे आपका होने। यस मैम। मैम एक बात पूछनी थी, जैसे हम लोगों का घर है, हमारे यहाँ जी। तो सन रेज मतलब उसकी दिखती नहीं है, तो फिर सूर्य को जैसे अर्घ्य देना होता है, तो फिर उसके लिए क्या किया जाए? मैम कोई बात नहीं, आप सूर्य दिखे या नहीं दिखे, अगर दिन हो गया है तो सूर्य देव तो निकले ही है ना। आपको केवल ये देखना है कि जो आपका वहां का पंचांग है, वहां पे ये देखिए कि सूर्योदय का समय क्या है। मैम ये जो आपने बोला है एक दिन पहले केले का पेड़ ले आना है, तो फिर जी ये उसको घर में ही रखना है फिर? हाँ, आप घर में आप केले का पेड़ रखने से बुद्ध बहुत अच्छे होते हैं। मेरे यहाँ तो 4 केले के पेड़ हैं। मीनाक्षी मैम एक दिन और आओ, मैं आपको फिर दिखाऊंगी अपने यहाँ के पेड़। मैम लेकिन कहते हैं कि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहां स्थान हानि करते हैं, नहीं तो नहीं नहीं मैम, आप एक बात, अच्छा ठीक है, मैं आपको एक चीज और फिर इसका भी हाँ। एग्जाम्पल दूँ, है ना। जैसे मैंने सूर्य शनि का दिया, आप मुझे एक चीज बताइए, आप गुरु को क्या मानती हैं? गुरु को आप, मैं बताती हूँ वो क्यों बोलते हैं स्थान हानि करते हैं। गुरु को आप यही मानती हैं, गाइड करने वाला, हाँ जी, विजडम देने टीचर, वाला। विजडम देने वाला, गाइड करने वाला, आपके हम्म। बच्चों का कारक, है ना। और आपके घर के बड़े लोग, क्योंकि 9th हाउस है तो आपके फादर हो गए। तो मैम वो इसलिए बोला जाता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और इस क्लास में, पिछली क्लास में भी आप थी, मैंने बताया था कि जो हमारा गुरु होते हैं ना, वो क्यों स्थान हानि बोला जाता है, आजकल की लैंग्वेज में बोला जाता है। आपको कभी भी पुराणों में और उसमें कभी गुरु हानि करने वाले नहीं दिखेंगे। एक्चुअली गुरु क्या है, जैसे जैसे ये अभी सूर्य शनि का योग है ना, तो सूर्य शनि का योग खराब है, खराब है, खराब नहीं होता है। एक्चुअली जैसे मैंने बताया था, जैसे आप ऐसे उसमें चली जाइए, राम के योग में, कृष्ण के योग में, राजाओं के योग में। तो जितने भी राजा होते थे वो अपने बच्चों को जब जब छोटे होते थे, 5 साल की एज से गुरु के पास भेजते थे। किस लिए भेजते थे? पढ़ाने नहीं भेजते थे, उनका काम करने, उनके लिए उनका बिस्तर लगाते थे, लकड़ी काट के लाते थे, 4 बजे उठते थे, खाना बनाते थे। क्यों? क्योंकि वो आप जमीन से, सूर्य शनि का योग ये होता है, वो जमीन से जुड़े रहें, जिससे कि जब वो आगे आके राज्य करें, क्योंकि उनको तो ऐश, वो क्यों भेजते। आजकल हम लोग क्या करते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना, जमीन पे पैर नहीं रखे, इसीलिए हमारे बच्चे प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। तो कभी विपरीत परिस्थितियों में, क्यों? क्योंकि जब युद्ध लड़ते थे तो विपरीत परिस्थितियों में भी रहना पड़ता था, कुछ भी खाना पड़ता था। तो वो लोग इतने समझदार थे कि वो इसलिए प्रिपेयर करते थे। तो गुरु को इसलिए बोला जाता है क्योंकि गुरु क्या करता है, आपको सबसे पहले सोचने समझने की शक्ति देता है। आपको कोई, जैसे आपके, एक बात देख, आप मैम माँ है ना, और आपका बेटा ये बोले काम शुरू करते ही कि मैं तो 2 करोड़ रुपए की मर्सिडीज ला रहा हूँ, तो आप उससे हाँ करेंगी, या ये बोलेंगी बेटा अभी रुक जाओ, पहले अपने काम में इन्वेस्ट करो, काम में ध्यान लगाओ, फिर लाना। बताइए मैम। हाँ, पहले यही बोलेंगे काम में ध्यान करो और है उसको ना, अच्छी तरह सीखो, करो, उसके बाद है ना, कुछ अर्न दिस इज करके द करना। गुरु, हाँ। दिस इज द गुरु। गुरु के हानि मना करना, जो स्थान हानि है वो गुरु का, बड़ों का गाइड करना, मना करना। इसीलिए आजकल बोला जाता है कि गुरु जहाँ बैठते हैं स्थान हानि करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मर्सिडीज आई नहीं, क्योंकि पैसे होते हुए भी पेरेंट्स ने ये कह दी कि अभी काम में लगाओ, काम में ध्यान दो, अभी बहुत लंबी लाइफ है। मैम स्थान आने का मतलब क्या होता है? एक्चुअली ये बोला जाता है, जैसे गुरु 7th हाउस में बैठे हुए हैं तो 7th हाउस के कारक को खराब करेंगे, यानी कि आपकी शादी को खराब करेंगे, आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप को खराब करेंगे। 10th हाउस में होंगे तो आपके प्रोफेशन को खराब करेंगे। बट मैम मीनाक्षी मैम। जी अगर अगर जो है त्रिकोण में बैठे हैं 1 5 9 में, तो हाँ, अच्छे माने जाते हैं। वो एक्चुअली फिर भी ये बोला जाता है, मैंने बोला ना स्थान हानि का, मैंने आपको बता दिया रीजन, ये स्थान हानि है। जी जी।
है ना, क्योंकि 7th हाउस में बैठेंगे तो क्या होगा, क्यों स्थान हानि बोला जाता है। मैम थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप लोग थोड़ा सा काम करिए। जैसे 7th हाउस क्या है, स्पाउस का है ना। अब मान लीजिए आपकी वाइफ आ गई, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब वाइफ आ गई, उसने ये बोला मुझे ये घूमना है, मुझे ये खर्चा करना है, मुझे इस काम के लिए पैसे चाहिए, मुझे ज्वेलरी के लिए चाहिए, मुझे घर के लिए चाहिए। और जो घर के बड़े बुजुर्ग होंगे वो क्या कहेंगे, भाई तुम अभी इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, अभी तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी है, अभी तुम्हारे बच्चे हैं, पहले उनके लिए कुछ सेव करो। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए वो थोड़ा सा उसमें कोई और मेलेफिक आ गया या कोई देख रहे होंगे, तो क्या होगा, घर में डिस्प्यूट होगा, लड़ाई झगड़ा होगा या नहीं होगा। मीनाक्षी मैम, एम आई राइट और रॉन्ग? मैम बिल्कुल सही। दिस इज स्थान हानि। गॉट इट, गॉट इट। तो गुरु का कभी भी और एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, जैसे आपने बोला स्थान हानि करते, बिल्कुल नहीं करते हैं मैम। मेरे तो 10th हाउस में गुरु बैठे हुए हैं, और जिस दिन से गुरु की दशा शुरू हुई है उसी दिन से मतलब मेरे ऊपर तो ऐसी कृपा है कि मुझे नहीं मालूम जब मैं बोलती हूँ तो कहाँ से चीजें आ जाती। आप बिलीव करिए इस पर, गुरु के मैम स्थान मेरे भी हानि। 10th हाउस में है। गुरु हाँ मेरे भी 10th हाउस में हाँ, है। वो मैम जब आप जुड़ते हो ना किसी से तो चीजें होती हैं। तो अब आपके 10th हाउस में है मैम, तो आप ये बताइए, जैसे 10th हाउस आपके फादर की वेल्थ हो गई है ना, 10th हाउस आपका प्रोफेशन हो गया है ना, ठीक है आप नहीं करती हैं वो बात अलग है। तो क्या आपको मतलब किसी चीज में, इन चीजों में कोई कभी कोई बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिखी? नो मैम, मेरा मैम गुरु भी है और वीनस भी है और मरकरी भी है 10th हाउस में। हाँ नहीं, मैं वो सारे आपके, काम देख एक्सपीरियंस कर लिया मैंने, मतलब हाँ गुरु का भी, मरकरी का भी और उसका हाँ, है ना। वीनस का तो भी। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गुरु जो है स्थान हानि करते हैं। आप जैसे नॉर्थ ईस्ट में और इसमें अब इसमें वास्तु और ले आते हैं। जैसे मैंने अभी पिछली क्लास में ही बताया था, जैसे आपका सब लोग जितने भी सब है एस्ट्रोलॉजर हैं तो सब जानते हैं, अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश 159 अग्नि तत्व है। तो एक अग्नि तत्व की बात करते हैं। अग्नि तत्व में अगर राहु आ जाए, मैं फिर बोल रही हूँ, अग्नि तत्व में 159 में अगर राहु आ जाए, या मंगल आ जाए, या शनि आ जाए, तो वो बहुत अबंडेंस में वेल्थ देते हैं। अब मीनाक्षी मैम आप बताइए मैंने ये क्यों बोला? सॉरी मैम, मैंने सुना नहीं अभी। हाँ मैं बताती हूँ। मैंने ये मैम बोला कि अगर एक सेकंड, अगर मैंने ये बोला कि अगर 159 में, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अग्नि तत्व में अगर कोई मेलेफिक आ जाते हैं, जैसे आपके शनि, जो जो प्लेनेट बोल रही हूँ, शनि आ गए, राहु आ गए, मंगल आ गए, तो वो बहुत अबंडेंस में वेल्थ देते हैं। तो वो क्यों देते हैं मीनाक्षी मैम? मैम क्योंकि वो 159 में आएंगे तो आपकी जो कैपेबिलिटी है वो नहीं मैम आप इंक्रीज हो समझिए, जाएगी। नहीं नहीं मैं बताती हूँ। मैम इसका ये आप, रीजन, मैम हाँ एक मैं ट्रायल कर लेता हूँ मैम, हाँ ट्रायल। बिल्कुल बिल्कुल मुझे ऐसा बिल्कुल लगता करो है कि करो। जो राहु है ना, राहु एक्सपेंशन है, धुआं है, और अग्नि को ना वो फैला देता है। इस वजह से शायद वो ज्यादा एक्सपेंड करता हो और अग्नि तत्व में ज्यादा मैं अबंडेंस में आपको एक चीज देता हो। राइट। बताऊं, सुन लीजिए। आपके घर का जो साउथ ईस्ट एरिया है वो अग्नि तत्व है। मीनाक्षी मैम, एम आई राइट? हाँ जी मैम, है ना, वो किसका घर है? वो लक्ष्मी जी का घर है। शुक्र का घर है। हाँ। और अगर वहां पे राहु आ जाए, अगर मान लीजिए शुक्र के साथ में वहां पे मैं राहु को विराजित कर दूं या मंगल को विराजित कर दूं, तो वेल्थ आएगी या नहीं आएगी? हाँ जी, तो नागमणि योग बन 159 जाएगा। नागमणि योग बन जाएगा। शुक्र मंगल अपने आप में बहुत बड़ा एक धन योग बनाते हैं, वो बन जाएगा। अब इसमें क्या करना चाहिए हम आप लोगों को, जैसे मान लीजिए अब ये हॉरोस्कोप में कब होगा, जब उसकी दशा चलेगी, जब ही तो पॉसिबल होगा, जब दशा चलेगी। तो अब हमें क्या करना है, हमें साउथ ईस्ट एरिया में जैसे है किसी के, अगर तो ऐसे ही नहीं, अगर किसी के 159 में जो भी प्लेनेट हो, आपका राहु हो, अगर आपका मंगल हो, अगर मान लीजिए राहु है, आपको वहां पे क्या करना है, आपको है ना, वहां पे अगर कोई होल करवा सकता है तो होल करवा के वहां पे गाय के उपलों में, मतलब उसके अंदर होल के अंदर आप गाय के उपले डलवा दीजिए। आप राहु से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है, जैसे नीले कलर की गोली डलवा दीजिए। और अगर नहीं करवा सकते हैं तो वहां पर आप बोलिए गाय के उपलों के ऊपर, क्योंकि गाय के उपले राहु होते हैं, गाय के उपलों के ऊपर वहां पे तिकोना हवन कुंड बना के हवन करवा दीजिए। और अगर हवन ना करा पाए तो, क्योंकि मेरे बेटे के हैं 5th में राहु है और 9th में आप कह रहे हो वो मंगल है उसके। मैम तो मैम आप, मैंने बोला ना कि आप अच्छा हवन नहीं करा सकती, तो मैम फिर वो ये मैंने बोला ना, थोड़ा सा होल करा के आपको राहु से रिलेटेड चीजें वहां पे अगर आप डाल सकती हैं, जैसे गाय का
उपला हो गया। और मीनाक्षी मैम और क्या क्या हम डाल सकते हैं, जैसे ब्लू कलर के जो कंचे होते हैं वो हम उसमें डाल दें, उसमें एक होल करके डाल दें, तो वो वहां पे राहु एक्टिवेट हो जाएंगे। नील। नील डाल सकते हैं, वेरी गुड। नील राहु होता है तो हम नील डाल सकते हैं वहां पे, ब्लू कलर मैम के कंचे डाल सकते हैं। वहाँ पे कोई गमला रखते हैं उसी में डाल दें तो? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई कोई अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो भारी गमला रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां पे एक्चुअली जो समुद्र के पत्थर आते हैं ना वो भारी, आप वो भी रख सकते हैं। जैसे आपने गमला रखा और गमले में वो भारी येलो कलर के पत्थर रखे, और फिर जैसे जो भी राहु की चीजें होती है, जैसे नील हो गया आपका, कोई जौ का मतलब ज्वार होते हैं वो राहु होते हैं, वो आपने डाल दिया, पंचे डाल दिए आपने, थोड़ा सा गाय का उपला डाल दिया, आप वो कुछ भी डाल सकते हैं। और मंगल के लिए तो सिंदूर या शहद। मैम उस ये गमले में कोई गमले में पौधा वगैरह अंदर नहीं लगा? साइड, और हाँ गमले, डायरेक्शन बोलिए गमले आपने के साउथ। अंदर अगर, हाँ गमले में भी अगर आप सिंदूर डाल देंगे थोड़ा सा, मतलब गमले की मिट्टी हटा के सिंदूर उसके अंदर अगर, और सिंदूर को भी अगर आप किसी देवी के मंदिर से लाके डालेंगे तो और भी आपको अच्छे रिजल्ट देगा। ओके, मैम उसमें कोई तुलसी का पौधा वगैरह लगा सकते हैं तुलसी का पौधा गमले में? नहीं। फिर उसको घर के तुलसी अंदर नहीं रख मतलब सकते कोई ना। भी? नहीं, रखना तो आपको भारी है, घर के साउथ वेस्ट। अच्छा, आपके अगर घर के अंदर है तो भी रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। आप वहां पे मैंने आपको कितनी अच्छी रेमेडी बताई थी, क्योंकि मैं भी क्या है एक बार बता के भूल जाती हूँ। इसको राहु को बहुत अच्छा करने के लिए आप है ना एलोवेरा का पेड़ लाइए। एलोवेरा राहु होता है, प्योर राहु होता है। और एलोवेरा का पेड़ लाके जिसका भी राहु 159 में है उसके सिर के 3 बाल काट के उसकी जड़ में लपेट कर और दोबारा से उस गमले में लगा के आप साउथ वेस्ट में रख दीजिए। सबसे सिंपल रेमेडी है, क्योंकि जो जो एलोवेरा का पेड़ होता है वो प्योर राहु होता है। आपने डायरेक्शन बोली साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में नहीं, एलोवेरा का पेड़ साउथ वेस्ट में। नहीं मैम, एक्चुअली साउथ ईस्ट में हमें राहु को एक्टिवेट करना है। अच्छा, ये अगर तो हमने राहु के लिए हो गया, और मंगल और शनि के लिए क्या करना? मंगल के लिए तो मैंने आपको बताया ना, आप कुछ मत करिए। आप वहां पे मतलब अंदर अगर एक होल करके सिंदूर डाल सकते हैं तो सिंदूर डाल दीजिए। आप वहां पे हवन करके उस हवन को वहां पे मतलब हवन कर सकते हैं तो हवन कर लीजिए। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक ट्राइंगल तांबे का आप एक रॉड को ट्राइंगल करिए और उसको मतलब एक्चुअली वहां पे वो सवित्रा और सावित्र दो देवता होते हैं उन पे लगाया जाता है। तो वहां पे आप रेड टेप से उसे चिपका दीजिए डेली वहां पे। मैम ये लोग अगर आगे की तरफ लगा देंगे तो वो अनिल की जगह हो जाएगी, वो दिक्कत अनिल हो की जाएगी जगह, उसको। हाँ थोड़ी सी नीचे की तरफ आके लगेगा घर में। हाँ, मैम थोड़ा सा मरक्यूरी केतु के लिए आपने डायरेक्शन अब एक कौन चीज सा? बताइए। मेरे को क्योंकि वो एलोवेरा वाला बोला गया है, तो कौन सा डायरेक्शन में वो लगाएं? तो घर के बाहर आप कहीं भी लगा लीजिए। मैम एक चीज उसका और मैं डायरेक्शन बताऊं, चाहिए। सवित्र और सवित्रा की जगह पे श्री यंत्र भी लगाया जाता है ना, क्योंकि मैंने मैम देखा है साउथ में लोग स्पेशली वहां पर श्री श्री यंत्र लगा के और रेड कलर की लाइट जला के रखते हैं उसमें नहीं, मैं आपको बताऊं स्पेशली। नहीं मेरी बात सुनिए। रेड कलर की लाइट तो जला लीजिए, लेकिन मैम श्री यंत्र रखने में ना थोड़ा सा उसको पॉजिटिविटी चाहिए, उसकी पूजा नहीं, डेली चाहिए। मैंने 2-3 जगह देखा है मैम। वो लोग जी क्या करते हैं, जो घर के ऊपर की छत होती है ना, हाँ। जैसे हम लोगों का पीओपी हो रखा होता है, हम्म मोस्टली लोगों ने वहां पर श्री यंत्र जरूर साउथ ईस्ट में वहां पे रखा हुआ है। मैम वो रखा तो है, आप समझ नहीं रही हैं वो हाँ, वो मैम एक्चुअली। एनर्जी और स्टक हो जाती है। हाँ, एनर्जी सक हो जाती, या तो श्री यंत्र की कोई प्लेट आप जमीन में गड़वा दीजिए साउथ ईस्ट, तो वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगी। लेकिन या तो फिर श्री यंत्र रखिए, डेली वहां पे दीपक जलाइए, पूजा करिए, धूप बत्ती जलाइए, तो श्री यंत्र ठीक है, नहीं तो नहीं। मैम एक चीज बताइए, जैसे अभी हमने ये वाली बात करी कि हम साउथ ईस्ट में जो है राहु का यह उपाय कर सकते हैं। नहीं, जो अब भी प्लेनेट हो 159। हाँ जी, 159 में अब हम्म जैसे परिवार में 4-5 लोग होते हैं, किसी ना किसी का हम्म वहां पे हो गया और हम्म बाकी के नहीं है, तो हम्म अगर हमने राहु को ऐसे एक्टिवेट कर दिया हम्म और किसी और का राहु जैसे छठे में है, क्योंकि छठा जो हम्म, है रोहिणी शत्रु का है, या हाँ हाँ। किसी और घर में बैठे हैं, 8वें घर में बैठे हैं, हम्म, तो उनका भी तो एक्टिव होगा। नहीं, जो जो वर्किंग मेंबर है ना उसका सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो जो घर में पैसे कमा के ला रहा है, और साउथ ईस्ट क्या है, पैसे का है। और ये रेमेडी आपको जब करनी है जब आपको पैसे की जरूरत है तब,
मतलब ऐसे नहीं है कि आपने बस केवल मैंने बताया और आपने लगा दिया, आपको ऐसा लगता है कि वाकई में मेरे इस समय बहुत क्राइसिस है, मुझे जरूरत है, तो और वो भी 159 में अगर कोई मंगल राहु शनि जैसे प्लेनेट है तब आपको करना मैम जैसे मेरे ना दोनों बेटों के हैं, एक के राहु है और एक का शनि है 9th में। तो मैम उनके लिए तो एक ये है ही नहीं, मतलब ये तो सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि वही वर्किंग है। है। हाँ, तो अभी बच्चों के लिए नहीं रखना है आपको मैम, बच्चे तो हाँ वही और ना। उनका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। और देखिए और बताती हूँ, राहु के लिए तो थोड़ी सी गौशाला की मिट्टी, थोड़ी सी किसी खेत की मिट्टी, और थोड़ी सी किसी मंदिर की मिट्टी, और एक किसी नदी की मिट्टी, ये चारों मिट्टी लाकर भी अगर आप साउथ ईस्ट में रखें, क्योंकि साउथ ईस्ट क्या है, शुक्र मिट्टी होती है, और ये जो चारों मिट्टियां होती है इससे राहु बहुत पॉजिटिव होता है, तो उसके किसी मतलब गाय के नीचे के पैर की मिट्टी, वो लाकर भी अगर आप कोई होल में डाल देंगे या आप किसी गमले में उसमें करके और एक कोई छोटा सा पौधा लगा देंगे तो भी आपका चल जाएगा। मैम मंदिर, गौशाला, नदी और मंदिर, गौशाला, नदी और खेत की मिट्टी, मंदिर गौशाला नदी और खेत की मिट्टी, खेत। ओके। और अगर कुमार की ला सकते हैं तो कुमार की मिट्टी। वृंदावन की रज। हाँ, वृंदावन की रज ले लीजिए, गिरिराज जी की रज ले लीजिए अगर गिरिराज कोई जी ला की रज। सकता है तो वो अगर आप उसको लेकर और गमले में रख के और उसमें अगर आप एक कोई पौधा लगा के, आप लाल फूल वाला भी पौधा, क्योंकि मिट्टी तो राहु हो गई, और फिर उसमें क्या करेंगे, मिट्टी में थोड़े से जो येलो कलर के पेबल्स होते हैं ना, येलो भी मत रखिए, जो भारी भारी पेबल्स होते हैं उस गमले में लगा के कोई पौधा लगा के रख दीजिए साउथ ईस्ट में। मैम ये जो ईंट बनाते हैं ये भी तो कच्ची ईंट भी ले आते हैं, वो भी तो शुक्र राहु ही होते हैं। हाँ, कच्ची ईंट भी शुक्र राहु होते हैं, बिल्कुल। मैम अगर किसी के घर में सभी लोग वर्किंग होंगे तो हम्म किसका लगाना बेटर होता है मैम फिर? मैम जो जो सबसे बड़ा है आपके घर। अच्छा, और सबका मायने नहीं रखता है फिर अगर यूज? हाँ हाँ हाँ, देखिए ये क्योंकि क्या होता है ना, हम बहुत मल्टीपल चीजें करते हैं तो डिस्टर्ब हो जाती हैं चीजें, जी जी। और सबसे बड़ी बात होती है ये सारी चीजें मैनिफेस्टेशन से होती है, आप किस चीज का मैनिफेस्टेशन करके चीजों को लगा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैम जैसे मेरा सिम लगन है उसमें शनि राहु और मेरा है गुरु, तीनों है। हम्म तो हमारे हम्म छत पे जैसे मैं वो आप कह रहे थे केले का पेड़ वो लगा सकती हैं ऐसे? मैम छत पे क्यों लगाएंगे, आप बालकनी में या नीचे लगाइए ना, छत पे क्यों लगाना है आप। जगह नहीं है तो ऊपर छत पे ही रहते हैं हम लोग ना, हमारा पोर्शन जैसे ऊपर नीचे जगह नहीं है। गमले में अच्छा, वैसे लगा सकती हैं, कोई बैड हाँ इफेक्ट तो नहीं बिल्कुल होगा? बिल्कुल, बिल्कुल लगा सकती है मैम, अगर ऊपर आप रहती हैं तो बिल्कुल लगा सकती है। ऊपर लगा सकते हैं। हाँ, ये भी ठीक है पूछना था कि जैसे कोई मैम, थोड़ा दिक्कत सा नहीं और आगे, है राहु और नहीं कोई, थोड़ा सा और आगे कर लें क्योंकि सारी लगन के लिए भी बताना है, ठीक है। तो दूसरा इसमें एक और क्या कर सकते हैं आप, जैसे क्योंकि उस दिन जुपिटर और मरकरी का योग बन रहा है, तो मूंग की दाल आप पहले दिन भिगो दीजिए, और जो पीपल के पत्ते होते हैं ना, तो पीपल के पत्तों का दोना बना के उसमें मूंग की दाल भर के, तीन, क्योंकि जुपिटर का नंबर 3 होता है, और फिर वो आप किसी नदी में जो नदी के जानवर हैं उनके लिए आप डालें, तो ये भी एक बहुत अच्छा उस दिन अगर करेंगे तो ये जुपिटर मरकरी दोनों बहुत पॉजिटिव हो। मैम मैम केले के पत्ते पे या पीपल के पत्ते पे? पीपल के मैम की। मैं ना 13 को निकल के 14th 15th में जगन्नाथपुरी जा रही हूँ, हम्म तो मैं वहाँ क्या कर सकती हूँ? मैम बहुत कर सकती हैं, जगन्नाथपुरी में तो आप वहां पे तो आप खीर बनवा लीजिएगा, और ये मीठे पीले चावल बनवा लीजिएगा, तो वहां पे आप डोनेट कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है। भाई वहां तो चावलों का बहुत, मैं, और द्वादशी है उस दिन, एकादशी है नहीं, वो पहले मैंने देखा था 14 का है, लेकिन नहीं 15 तारीख की है, मैम वहाँ मीनाक्षी तो मैम। शायद मैम एकादशी मैं होती आपको भी उस नहीं है दिन ना यही वहाँ तो। बता रही थी, आप एकदम से चले गए थे कि हाँ 14 तारीख को तो संक्रांति शाम को शुरू हो नहीं, रही है, तो अगले हाँ दिन 15 15 को में नहीं उदय मैम, तिथि में है। हाँ उदया तिथि में 15 को ही है, हाँ तो द्वादशी है, तो हाँ। आप आराम से मीठे पीले चावल उस दिन क्योंकि है, जैसे आप कैसे थोड़ा सा दिमाग लगा के, जैसे आपने चावल बनवाए या खीर बनवाई, तो इलायची क्या है, मरकरी है, उसमें खूब सारी इलायची डलवा दीजिए। अगर डोनेट करें तो हमें मरकरी और जुपिटर चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हमने खीर बनवाई तो खीर में
बहुत सारी 8 10 12 15, उसमें इलायची डलवा दी हमने। मीठे पीले चावल बनवाए तो उसमें हमने खूब सारी इलायची डलवा दी। ये जैसे इसके अलावा जैसे खिचड़ी, अगर मान लो खिचड़ी डोनेट करनी है तो उसमें थोड़ी सी हरी मूंग की दाल मिला दी। हरी मूंग की दाल भी मैम डलती है। वो तो मैं पैकेट्स बना के यहाँ से लेके ही जा रही हूँ। हाँ तो बस वो आप तो डोनेट कर दीजिए। चावल और हरी दाल के पैकेट्स बनवा के सबको हाँ देने के लिए यहाँ से लेके ही जा रही हूँ। हाँ ठीक है, और वो ले जाइए। और अगर आपको और जैसे उसमें एक एक दो दो तिल्ली के लड्डू। हाँ, और जैसे जैसे बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, जैसे उस दिन खिचड़ी बंटवाते हैं बनवा के, तो जो आप खिचड़ी अगर किसी को बंटवानी है तो उसमें थोड़ी सी हरी मूंग की दाल और जो खड़े मसाले होते हैं ना वो सोरे होते हैं, जैसे तेज पत्ता हो गया, दालचीनी हो गया, तो उस खिचड़ी में आप वो डलवा लीजिए। तो वो आपका गुरु और मरकरी का पूरा योग हो गया और सूर्य का भी योग हो गया। भाभी खिचड़ी में हम हल्दी डाल लें तो जुपिटर येलो। तो खिचड़ी में तो हमेशा हल्दी डलती है मैम। अच्छा, हमारे यहाँ नहीं डलती, मतलब नहीं वाइट। तो फिर हाँ, नहीं डलती तो आपको डालना है उससे। और खीर अगर बना रहे हो तो उसमें केसर डाल दें। खीर में, हाँ खीर में केसर डलेगी और या खीर में इलायची डलेगी। खीर में केसर और इलायची दोनों दोनों डलेगी। और मैम वो उसमें खिचड़ी में मरकरी का क्या कॉम्बिनेशन रहेगा? अच्छा, मूंग खिचड़ी, की दाल, हरी मूंग की हाँ दाल। हाँ, और एक चीज और बताती, सुन लीजिए जरा फिर, क्योंकि अभी बहुत कुछ है, मुझे लगता नहीं आज हो पाएगा, कल दोबारा से करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, जैसे आप नींबू ले लीजिए, है ना। तो आप ये इससे क्योंकि जो बताती, जो गोल होता है वो मरकरी होता है, पीला नींबू जो होता है ना, पीला नींबू वो जुपिटर होता है। अब इसमें जुपिटर मरकरी, एक्चुअली ये जब जुपिटर मरकरी का योग बनता है ना तो इससे केतु बहुत अच्छा होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको उस दिन, जिस दिन मकर संक्रांति, उस दिन से शुरू करना है। एक नींबू लेना है, उसको हल्का सा जैसे गर्म पानी के ऊपर कोई एक चलनी रख के उसे हल्का सा गर्म करके उसको ढीला कर लेना है, तो वो थोड़ा गर्म हो जाएगा। और गर्म हो जाएगा तो आपको वो नींबू है ना यूज करना है। आप उसको पानी में यूज कर लीजिए, आप उसको अपनी दाल में डाल लीजिए, आप उसको मतलब नींबू को अगर कोई खा सकता है तो वैसे ही खा लीजिए। आपको डेली, पहले दिन पहला नींबू, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, 3 नींबू, है ना, तीसरे दिन 3 हो जाएंगे, फिर चौथे दिन से 1 नींबू। तो ऐसा 21 दिन तक आपको लगातार, अगर आप वो नींबू खाएंगे, नींबू पीना शुरू करेंगे, तो आपके गुरु और बुध दोनों बहुत स्ट्रांग हो जाए। मैम नींबू येलो ही लेना है? नींबू तो येलो ही होते हैं, मतलब किसी कुछ हरे हो सकते हैं, पर वैसे नींबू तो येलो ही होते हैं। नींबू एक्चुअली गुरु केतु का योग होता है, तो बट इससे क्या होगा, सॉफ्ट क्या गुरु सिग्निफिकेंस है सॉफ्ट करने का? मतलब, एक्चुअली आपने नींबू लिया है ना, तो नींबू लेकर आपने क्या करा, जैसे आपने पानी बॉईल करा, पानी बॉईल करके करके उसके ऊपर एक चलनी रख दी, उसके ऊपर नींबू रख दिया। हाँ, वही, उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, मतलब वो? मैम, जुपिटर मरकरी, क्योंकि मैंने बोला ना ये जुपिटर मरकरी से शुरू हो रहा है, और इसको करने से एक तो क्या होगा, ये हमारी बॉडी में जाएंगे तो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मरकरी को करेंगे, और इन दोनों को करने से केतु बहुत अच्छा हो जाएगा। मैम जो आई थिंक पूछना चाह रही है सवाल ये है कि उसको काट के भी तो निचोड़ सकते हैं, ऐसे छन्नी में रख के गर्म करने वाला लॉजिक क्यों कहा आपने? हाँ, वो गर्म करने वाला लॉजिक इसलिए कहा मैंने कि जब हम भाप से उसे गर्म करेंगे ना, तो गर्म करने से वो जुपिटर मरकरी मिल जाएंगे। जुपिटर मरकरी को मिक्स करने के लिए उसको हमें भाप पे रखना पड़ेगा, और जब उसका रस निकाल के खा पियेंगे हम, तो वो केतु हो जाएगा, वो केतु अच्छा हो जाएगा। और मैम ये तो तीन अगर, तीन का तीन हाँ, तीन करके और 21 दिन तक करना है? 21 दिन तक, हाँ 21 दिन तक। नहीं, और फर्स्ट डे अगर 1, आपको, और सेकंड डे अगर, 2 और हाँ थर्ड डे थर्ड डे 3, फिर फोर्थ डे 1। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता कि मैं उसके ऊपर रखूं, तो इस समय सर्दियां हैं, आप पानी को चलाइए, पानी के नीचे नींबू रखिए, वो गर्म हो जाएगा, और उसको काट के अपने पानी में, सबसे पहले तो सुबह उठ के आधा पानी में ही निचोड़ के पी लीजिए। उसके बाद में आप अपनी दाल में यूज कर सकते हैं, किसी मतलब अगर किसी को जुपिटर मरकरी स्ट्रॉन्ग करने होते हैं तो ये बहुत प्रोमिनेंट रेमेडी, मैंने कराई, किसी के एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने उसको कराई थी ये रेमेडी। मैम तो मैम ये पहले दिन 1, फिर दूसरे दिन 2, तीसरे दिन तीसरे 3, दिन 3, फिर चौथे दिन पहला, 21 दिन तक एक 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 21 फिर दिन तक, ऐसे। हाँ। अब 3 जैसे मान नींबू लीजिए एक 3 दिन है, में तो अब बहुत 3 ज्यादा नींबू, नींबू हाँ है। नहीं कोई बात नहीं कि उसको परेशान क्यों है। आप पूरा दिन खाना खाते हैं तो किसी दाल में डाल सकते हैं, आप सब्जी में डाल सकते हैं। अब आपके घर में जैसे आपके बच्चे हैं तो थोड़ा सा बच्चों को भी दे सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि आप ही आपको खाना है, वो नींबू तो सबके लिए होगा, है ना। आपके फ्रेंड है, आपकी माँ है, बच्चे हैं, तो किसी को भी आपको मतलब नींबू यूज करने हैं आपको अपने घर में।
तो ये मकर संक्रांति से स्टार्ट कर। हाँ, मकर संक्रांति से। मैम ये ठीक है, काले तिल और इसका बहुत वो अभी ये भी रहता है ना कि तिल और डोनेशन तिल के नहीं देखिए, डोनेशन में जैसे गुड़ के लड्डू, उसके गुड़ के जो आटे और गुड़ के लड्डू होते हैं, देखिए ये तो एक जनरल डोनेशन है कि ये तो आपको करना। तिली के लड्डू, तिली की गजा, गुड़ के लड्डू, ये तो हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ जो हम मतलब हमारे यहाँ की व्यवस्था है उसमें हमें ये तो मंगाना ही मंगाना है। लेकिन पर्टिकुलर उस दिन के हिसाब से क्या क्या डोनेशन होगा मैं आपको वो बता रही हूँ। जैसे मकर संक्रांति के अकॉर्डिंग, जैसे जुपिटर और बुध के अनुसार अगर स्कूल में अपन पेन पेंसिल का डोनेशन भी कर अभी सकते हैं क्या? वो अभी रुकिए, वो भी अभी बताती हूँ। वो अब हर लगन के हिसाब से अलग अलग होगा, वो ऐसे नहीं होगा, वो हर लगन के हिसाब से होगा। मेष लगन का मतलब अगर मेष राशि है या मेष लगन है तो क्या क्या डोनेशन होगा, ठीक है। अब सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जब भी हम कोई डोनेशन करते हैं तो आपको ये मालूम है कि डोनेशन के लिए जो सबसे अच्छा घर होता है वो कौन सा होता है? 6th। फोर्थ हाउस है ना। क्यों? उसका रीजन समझ लीजिए। क्योंकि केंद्र में दो सबसे पावरफुल हाउस होते हैं, 4th हाउस और 10th हाउस। केंद्र का जो सबसे पावरफुल हाउस है वो 10th हाउस है। हमेशा जब भी हमें डोनेशन करना है 4th हाउस का डोनेशन करना है। लाल किताब वाले जब भी डोनेशन कराते हैं तो वो 4th हाउस को केंद्र बनाते हैं। तो इसलिए है क्योंकि 4th हाउस क्या है? 4th हाउस, आप जब हम जल तत्व राशियों की बात करते हैं 4, 8, 12, तो इन 4, 8, 12 राशियों में जो सबसे पॉजिटिव राशि है गंगा जल, वो क्या है? चौथी राशि। 12वां क्या है? खारा पानी है, समुद्र है। और 8वां क्या है? जो जो गंदे नदी नालों का पानी है वो 8वां है। तो क्या आपको जो डोनेशन करना है वो 8वें गंदे नदी नालों से आप संपर्क रखना चाहेंगे क्या? क्या आप खारे पानी से संपर्क रखना चाहेंगे? नहीं। है ना। आप किससे संपर्क रखना चाहेंगे? गंगा जल से। दूसरा, जब भी हम डोनेशन करते हैं तो डोनेशन में जैसे कहते हैं ना, आपकी मृत्यु भी जल में होती है। मतलब आप जब मरते हैं तो आपकी अस्थियां जल में विसर्जित होती हैं, और आप जब पैदा होते हैं भी आप जल से होते हैं, क्योंकि माँ के पेट में आप पानी में रहते हैं। तो चौथा घर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो माँ का घर है और माँ के पेट से पैदा होते हैं। तो इसीलिए जब भी आपको चौथा घर क्या है? आपका इमोशन। जब आप किसी को डोनेशन करते हैं तो आपको एक अंदर से अजीब सी खुशी फील नहीं होती है? बताइए अनुराग जी। जी मैम। है ना। तो उस खुशी को फील करने के लिए, घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए, पैसा लाने के लिए, क्या लाने के लिए? पैसा। क्यों? वो किससे? वो चौथे घर से 11th हाउस कौन सा है? 4th हाउस से 11th हाउस कौन सा है? दूसरा। ठीक है, 11th हाउस सेकंड हाउस है बच्चे। ठीक है। तो पैसा लाने के लिए, शांति लाने के लिए, खुशी के लिए, मन की, हम जो भी काम करते हैं ना, हम अपने घर में बहुत ऐशो आराम और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो किसके लिए? खुशी के लिए। खुशी होती तभी तो करते हैं, नहीं तो हम क्यों करेंगे? है ना। तो 4th हाउस किसका है? लग्जरी का है, गाड़ियों का है, घर का है। हमें हमारे मन में बहुत ख्वाहिश होती है, बहुत लोग आते हैं, मैं बड़ा घर कब बना पाऊंगा? दिस इज 4th हाउस। मैं बड़ी गाड़ियां कब खरीद पाऊंगा? दिस इज 4th हाउस। मेरे घर में शांति कब होगी? मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, दिस इज 4th हाउस। मैं एक्युमुलेटेड वेल्थ कब इकट्ठा कर पाऊंगा? दिस इज 4th हाउस। क्या मैं पब्लिक के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पाऊंगा, यानी मेरा नाम होगा या नहीं? दिस इज 4th हाउस। तो हमें किसका डोनेशन करना चाहिए? मैं इमोशनली बहुत खुश होता हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं डोनेशन करता हूँ तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है। दिस इज 4th। ठीक है। जब आप 4th हाउस में डोनेशन करते हैं, 4th हाउस से सेकंड हाउस कौन सा है? मैम 5th हाउस। 11वां। 4th हाउस से सेकंड हाउस 5th हाउस। फिफ्थ हाउस। है ना। 5th हाउस किसका होता है? बच्चों का। बच्चों का। नेम तो जब आप सेम। डोनेशन करेंगे, तो जब आप रघुनंदी नारी पढ़ेंगे तो अगल बगल वाले घर में एक्युमुलेटेड वेल्थ का इकट्ठी होगी। श्रुति मैम, जो आपका पीछे बेटा बैठा है ना, उसको इकट्ठी होगी। यस। ठीक है। उसके लिए वेल्थ इकट्ठी करेंगी। आप जो डोनेशन करेंगी उसका जो पुण्य है वो किसे मिलेगा? आपके बच्चों को। सेकंड हाउस, 4th हाउस से। तो इसलिए जब भी कोई डोनेशन करा जाता है इस तरह का, जैसे जब आपकी कोई दशा वशा चलती है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको इस तरह कोई डोनेशन करना है तो हमेशा आपको 4th हाउस का डोनेशन, चाहे वो आप अपनी लगन राशि से करें, चाहे मैम अपनी चंद्र तो राशि से। 4th हाउस का डोनेशन वही चावल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बताती हूँ, है ना। तो मेष राशि या मेष लगन वालों के लिए आपको दूध, है ना, और चावल अलग अलग लेने हैं।
चावल आपको आप थोड़े से बॉईल कर लीजिए और ठंडे, इनको गर्म नहीं करना है, इन दोनों को फिर मिक्स करके और उसको फिर आपको बहते जल में विसर्जित करना है जो वहां के जानवर हैं उनके लिए। गर्म नहीं करना है, दूध नॉर्मल रहना है, चावल हल्के से बॉईल कर लीजिए, फिर उसके बाद दोनों को मिलाकर और उसके बाद में उसे नदी में विसर्जित करना अच्छा है। मैम, मतलब मेष दूध अलग गर्म करें, चावल अलग गर्म करें, फिर दोनों को ठंडा मिक्स कर कर, लें। जैसे मान लीजिए आपने दूध गर्म करा तो उसे फिर बिल्कुल ठंडा कर लेना है, आप ठीक है। मिक्स नहीं करना, उसको खीर नहीं बनानी है। ठीक है, और चावल अलग, मतलब बस वो ऐसे नरम हो जाए, हाँ, नरम हो जाए चावल, और फिर है ना। दोनों को मिक्स करके। और हाँ, नदी कौन सी मैम, कुछ ऐसे मतलब धार्मिक नदी? कोई भी हो, नदी हो, समुद्र हो, जहाँ पे मतलब ये जान मतलब जो यहाँ की जो मछलियां हो गई, कछुए हो गए, बिकॉज उनको खाने के लिए मिल जाए। क्योंकि मैम मैं मेष लगन की ही हूँ। हाँ, तो आप भी ये करिए। दूसरा, अब मैम आप तो वहां जाइए, समुद्र में कर दीजिएगा। हाँ वहाँ ना मैम। हाँ हाँ, चावल कहीं से भी मिल जाएंगे आपको, आप किसी भी होटल रेस्टोरेंट से ले लीजिएगा, दूध ले लीजिएगा, जरा से मिलाइएगा और कर दीजिएगा। आपके लिए तो या बहुत इजी है ना। हाँ हाँ मैम। दूसरा दूसरा आपको क्या करना है, आ, क्योंकि लगन क्या है, मेष लगन है, तो आपको क्या करना है, एक तो मेष लगन वालों के लिए जो सबसे पॉजिटिव होता है वो होता है अनार के रस से भोले बाबा का अभिषेक करना। दूसरा, इनको क्या करना चाहिए कि अपने सिरहाने 8 अनार, 8 अनार रख के उसके बाद दूसरे दिन वो डोनेट कर दें। वो मंदिर में डोनेट नहीं करने हैं, मंदिर के बाहर बैठे रहने वाले लोगों को कहीं भी उस 8 अनार को वो डोनेट कर दें। ठीक है। रात एक में इन लेके सोना है सर के रात में, पास, हाँ, सर के पास रख के सो जाइए और दूसरे क्योंकि दिन डोनेट। क्योंकि मैम इनका लगन और अष्टम का स्वामी है वो, इसीलिए। हाँ, और यस अगर यस, लगन और अष्टम का स्वामी होके फोर्थ में बैठा है तो भी अच्छा है। बहुत अच्छा है। अगर किसी के लगन अष्टम का स्वामी फोर्थ में बैठा है तो उससे उसके लिए इससे अच्छी रेमेडी कुछ नहीं हो सकती। शहद से भोले बाबा का अभिषेक करना, और अगर लगन और अष्टम का स्वामी फोर्थ में ही बैठा हुआ है तो एक मटकी में शहद भर के और 1.5 फुट गड्ढा करके और उसे उसमें दबा देंगी तो जो भी नेगेटिविटी होगी, क्योंकि मंगल नीच के हो गए, वो सब खत्म हो जाएगी। मैम लगन और अष्टम का स्वामी 11th में बैठा हो तो? नहीं तो नहीं करना है, तो दबाना नहीं है। ठीक है। दूसरा, एक इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि फोर्थ हाउस जल है ना, तो इनको, क्योंकि वो सूर्य संक्रांति है, तो जल में खड़े होकर सूर्य, जैसे मैम के लिए तो बहुत अच्छा है, इनका मेष राशि और ये जगन्नाथपुरी जा रही हैं, तो ये समुद्र में खड़े होकर कोई भी सूर्य मंत्र का, ओम भास्कराय नमः, ओम ह्राम ह्रीम होम साय सूर्य नमः, हाथ में जल लेकर सूर्यदेव को आचमन करें। तो सूर्य में गायत्री मंत्र का कभी भी रिलेशन सूर्य से नहीं होता है। कोई भी सूर्य का मंत्र अगर ये किसी भी नदी समुद्र में खड़े होकर और मंत्र चैंटिंग करते हैं ऐसे लोग, तो चौथा घर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है। पानी में खड़े होकर सूर्य आराधना करना। आगे बढ़ूं जी मैम। अब वृष लगन वालों का, वृष लगन वालों के लिए चौथे घर में कौन आएंगे, सूर्य देव आएंगे, है ना। यानी कि 5वीं राशि। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, इन लोगों को मीठा दलिया, है ना, मीठा दलिया जिसमें गुड़ मिला हो, है ना, जो दलिया, दलिया आप लोग जानते हैं, यस दलिया मैम। को, थुली दलिया, थुली। नहीं आप तुली बोलते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, तो उसको उसमें आप गुड़ मिला के उसको बना के, और उसको आपको क्या करना है, उसके भी आप 3 दोने बना लीजिए, वो किसी के भी बना लीजिए, और उसको भी बहते जल में प्रवाहित करना है। ठीक है। और इसके अलावा गेहूं को रात में भिगोकर और सुबह पक्षियों को डालना। जी। मैम, मेष राशि है और वृष लगन है, तो फॉलो नहीं कौन सा नहीं, करना, पहला वाला दूसरा वाला? आ, नहीं, आप है ना लगन के हिसाब से करिए शेखर जी। लगन से फॉलो हाँ है, ठीक हाँ हाँ, लगन से। क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि लगन क्या है, हमारी बॉडी होती है, और हमें आजकल चाहे सुख सुविधा चाहिए, मानसिक शांति चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो लगन को ही चाहिए, बॉडी को चाहिए। तो जो रेमेडी लगन से करी जाती है ना, वो बहुत पावरफुल होती मैम गला के क्यों करना रहता है, ऐसे डायरेक्ट अनाज नहीं दे सकते पक्षियों को? है। हाँ, देखिए, अगर आप डायरेक्ट देते हैं ना तो उन्हें नुकसान करता है, तो ओके। इसलिए हमेशा पक्षियों को जब भी अनाज डालें तो भिगो के डालें। हम भी तो कोई अनाज डायरेक्ट नहीं खाते ना, हम भी तो पका के हाँ, खाते हैं, तो हम भी ऐसे तो पका सोचो के ना। खाते हैं, तो भिगो के डालना चाहिए कभी भी सॉफ्ट हो पक्षियों को जाता है। अनाज। हाँ, सॉफ्ट हो जाता है, तो जब आप गेहूं भी आप मतलब उसको उसमें भिगोकर और तब डालें। ज्वार बाजरा कुछ भी हो वो नहीं, सब? गेहूं, स्पेशली गेहूं, अगर टॉरस लगन है तो गेहूं।
मैम अब जैसे आजकल तो बहुत मुश्किल होता है पक्षियों का मिलना, तो उस केस में फिर कोई क्या करना चाहिए? तो कोई बात नहीं। अगर वैसे तो देखिए पक्षी तो घर में सबके आते हैं, और अगर अभी बता रही हूँ ना, तो देखिए इन लोगों को क्या करना है। इनके 159 है ना, 9th राशि 8th हाउस में पड़ी हुई है, और 9th राशि क्या है, मंदिर है। तो इनको 8 किलो गेहूं, कितने, 8 किलो, ना वो 10 किलो हो ना वो 7 किलो हो, 8 किलो गेहूं मंदिर में डोनेट करना है। गेहूं डोनेट करना है, गेहूं उसके साथ गुड़ भी कर सकते हैं, मंदिर में डोनेट करने हैं। मैम जैसे मेरा बेटा फॉरेन में है तो मैं उसके लिए डोनेट कर सकती हूँ हाँ, मंदिर में? जिसके भी बच्चे फॉरेन में हो, माँ चौथा अगर माँ होती है, अपने बच्चों के लिए कोई भी रेमेडी, कोई भी, और ये मैं हमेशा बताती हूँ कि कोई भी मंत्र चैंटिंग चौथे घर से पांचवा घर, आठ, आपको अगर अपने बच्चे की कोई भी प्रॉस्पेरिटी चाहिए, उसको हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, उसकी उसकी आयु को बढ़ाना है, तो माँ जितनी मंत्र चैंटिंग करेगी 8वें घर से रिलेटेड, उसके बच्चे के 8वें घर में जो भी प्लेनेट होगा या जो राशि होगी, उसके बच्चे की आयु बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। फादर जितना डोनेशन करेंगे उस हाउस से रिलेटेड, उसके बच्चे की लाइफ में उतनी ही ज्यादा उसकी लाइफ में पैसा और प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि 5th हाउस से ये 8th हाउस, 4th हाउस से 5th हाउस है, और 9th हाउस से 12th हाउस है। तो फादर जितना डोनेशन करेंगे, माँ जितनी मंत्र चैंटिंग करेगी अपने बच्चे के लिए, उतना ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है। तो आप अपने बच्चे के लिए 100% कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इनके लिए एक रेमेडी बहुत अच्छी बनती है, वो ये डोनेशन तो मैंने आपको बता दिया कि गेहूं का दान आपको मंदिर में करना है ना। उसके अलावा आप कुछ भी करिए, लेकिन अपनी हॉरोस्कोप के हिसाब से जो मीठा दलिया बना के आपको नदी, आप जरूरी नहीं है कि 3 दोने में ले जाइए, आप बहुत सारा बना के ले जाइए, आप नदी समुद्र में विसर्जित करिए, आप 3 किलो ले जाइए, 6 किलो ले जाइए, आप जितना चाहे उतना ले जा सकते हैं। मैं तो आपको बहुत छोटी कम क्वांटिटी बता रही हूँ कि इसके अलावा आपको क्या करना है, क्योंकि सूर्य संक्रांति है, और मेष और आपकी जल अग्नि तत्व राशि है, 5वीं राशि चौथे घर में पड़ी हुई है। तो आपको है ना लाल रंग के फूलों से, अब वैसे तो गुड़हल के फूल होते हैं, सूखे फूल हर जगह मिल जाते हैं, नहीं तो लाल रंग के फूलों से आपको, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आप आदित्य हृदय शोध का पाठ भी नहीं कर सकते हैं, तो टॉरस लगन वालों को क्या करना है, लाल फूल ले लें, सूखे फूल भी मिल जाते हैं, नहीं तो गीले फूलों में थोड़ा सा घी मिला लें, और किसी भी सूर्य मंत्र से वो उस मतलब उसमें उन उन मंत्रों से उस फूलों की आहुति दे। यस समझ मैम। में आया? आगे बढ़ो, ठीक है। यस मैम। अब जेमिनाई लगन वाले, जेमिनाई लगन जैसे अब सर ने बोला था ना, अब ये जेमिनाई लगन वालों को 4th हाउस में छठी राशि पड़ी हुई है, तो वो क्या करे, किसी सरकारी स्कूल में, है ना, जैसे जो स्कूल ऐसे होते हैं ना जो कि सरकार चलाती है, या जो मतलब डोनेशंस पर चलते हैं, वहां पे जाके छोटे बच्चों को कॉपी पेंसिल बांटना, उनको खिलौने बांटना, उनको गुड़ की गजक बांटना, वो जितना उनको दो, जेमिनाई लगन वाले वो जितना कर सकते हैं, वो छोटे स्केल पे करना है तो छोटे स्केल पे कर सकते हैं, बड़े स्केल पे करना चाहें तो बड़े स्केल पे कर सकते हैं। वो जेमिनाई लगन वालों के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी जी मैम। है ना। और इसके अलावा वो और क्या कर सकते हैं, जैसे जेमिनाई लगन में है ना, ये बुध आ जाते हैं, छठा घर आ जाता है, बुध आ जाता है, और लाल किताब वाले यहाँ केतु भी को भी मानते हैं। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे ये संक्रांति से शुरू करें, जहाँ सोते हैं वहां पे एक फिटकरी का टुकड़ा रखें, और दूसरे दिन उस फिटकरी के टुकड़े को किसी भी पेड़ के नीचे दबाएं, और ये हर बुधवार को, मतलब हर वीक, पहले तो 21 दिन लगातार कर लें, फिर हर बुधवार को करेंगे, तो छठे घर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लग्नों का प्रिडिक्शन नहीं करूंगी, तो जो भी इनके प्रॉब्लम होगी वो धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। तो मैम वो एक बार फिटकरी का दोबारा टुकड़ा, रिपीट कर दीजिए। हाँ, दोबारा से करती हूँ। एक फिटकरी का बड़ा सा टुकड़ा लेके, जहाँ आप सोते हैं उसके बगल में रख के, दूसरे दिन उसको किसी भी पेड़ के नीचे उसको थोड़ा सा हटा के मिट्टी को वो उसमें गाड़ देंगे, तो आपको जो मतलब जो छठी राशि के रिजल्ट हैं, वो मतलब वो बहुत पॉजिटिव मिलने शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा क्योंकि बुध केतु का योग है, तो एक 2 से 2.5 फीट गड्ढा खोद के उसके कांच के बर्तन में गुड़ डाल के, और वो उसको बंद करके उसमें गाड़ देने से भी यहाँ पे बुध केतु का जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाता है। मैम ये वाला 2-3 मैम बार कर सकते हैं कि एक ही बार कांच वाला? अभी नहीं, अभी एक बार करना है, तो फिर 1-2 साल बाद दोबारा होगा। मैम ये कांच की बोतल वाला किस दिन करना है? 15 को? बुधवार वाले, बुधवार, ओके। वो और वैसे मैम तो आप मकर संक्रांति वाले दिन भी कर दीजिए मैम। ये मैम फिटकरी वाला हर हफ्ते करना है?
मैम जैसे ये गुड़ वाला जार है वो जमीन में दाबना है तो कहाँ दाबना है, घर में या घर के बाहर? नहीं, घर के बाहर। और इसकी जेमिनाई लगन तक बता देती हूँ। इसके अलावा गाय को हरा चारा खिलाना अगर कोई कर सकता है तो 100 गाय को लगातार आप जो है ना हरा चारा खिलाइए, 100 गाय को एक साथ। मैम जैसे मेरे हस्बैंड का है तो मैं कर सकती हूँ, वो तो हाँ नहीं बिल्कुल, करते। नहीं बिल्कुल मैम, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, हम लोग 4th हाउस, हम लोग माँ है घर की, तो हम लोग घर की प्रॉस्पेरिटी देखते हैं, तो आप कोई भी कर सकते हैं। मैम जैसे एक और गौशाला है, वहाँ पे बहुत सारी गायें होती हाँ है। बस गौशाला में हाँ जाके, यस गौशाला में ओके। जाके आप बिल्कुल कर। ठीक है जी। ठीक है, तो मैं आप प्लीज, क्योंकि 9:45 बज गए हैं, तो कल फिर कर लेंगे, कल हो जाएगा खत्म। ठीक थैंक यू। ठीक है, ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू यू। मैम, गुड प्रणाम नाइट। मैम, थैंक यू प्रणाम मैम, प्रणाम। थैंक यू मैम। प्रणाम।